Hello everyone, this is Mayank and in this first lecture of the fast track batch we are going to start with the discussion of the paper pattern. सबसे पहले आपका ये समझना ज़रूरी है बिकॉज इसको ध्यान में रखते हुए जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और हेल्प मिलेगी जब आप एग्ज़ाम में एग्जैक्टली ऐसा पेपर एक देखने वाले हो, क्योंकि दिस इज़ द एंड प्रोडक्ट दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर मैंने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ जाते हैं ICAI.org के वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे वेबसाइट पे जाने के बाद ध्यान देना, ऊपर में स्टूडेंट्स वाला सेक्शन आता है। स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नॉलेज पोर्टल पे हम जाएंगे। यहाँ पे आपको फाइनल कोर्स दिखेगा। इस फाइनल कोर्स में जाने के बाद मैं SFM में जाता हूँ, पेपर 2, और यहाँ आने के बाद में आपको क्वेश्चन पेपर्स दिखेंगे। तो पास्ट एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन पेपर्स में 18 से लेके May 22 तक आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। हम ये May 22 वाला ओपन करके सेव कर सकते हैं। आप जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप में से जो भी देख रहा होगा जिन्होंने आज तक कोई क्वेश्चन पेपर नहीं देखा SFM का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये वाला जो पार्ट है वीडियो का। ठीक है, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, May 2022 में जो ये पेपर पूछा गया था, तो ऐसा कुछ पेपर आया था जिसमें आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है। टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। इसके बाद में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में कितने पेजेस प्रिंट किए गए हैं, कितने पेजेस अटैच्ड है, ये आपको यहाँ पे लिखा जाता है। दिस कैन वेरी इन योर अटेम्प्ट, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस कितने, 12 हो गए। मैक्सिमम मार्क्स 100 है। अब थोड़ा सा ध्यान से इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम ना यहाँ ओपन कर लेते हैं ताकि हम कुछ एडिटिंग कर पाए इसमें। अच्छा, प्रोटेक्टेड होने के कारण ये एडिटिंग अलाउ नहीं कर रहा है। व्हाट वी विल डू इज़ हम इसमें से पासवर्ड हटा देंगे। पासवर्ड गूगल पे, ऐसा आपके साथ कभी होता है तो आप गूगल पे जाओगे PDF पासवर्ड रिमूवल में, और वहाँ पासवर्ड रिमूव, आप सीधा इतना लिखोगे ना, रिमूव पासवर्ड, तो आपको कई सारी वेबसाइट्स मिलेगी। एक वेबसाइट जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ वो है ilovepdf.com। इसको हमने अनलॉक करा और ये आपको नहीं दिखेगा अभी, मैं अपने कंप्यूटर में कर रहा हूँ। आपको मैं एंड प्रोडक्ट दिखाता हूँ, और ये मैंने मेरे गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया, और यहाँ पे मैं गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेता हूँ। एक सेकंड। अब आपको दिख रहा है, ये वाला वो क्वेश्चन पेपर है जो अभी हम देख रहे थे। अब ध्यान देना क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आंसर्स टू क्वेश्चंस आर टू बी गिवन ओनली इन इंग्लिश। जो इंग्लिश ऑप्ट करके बैठे हैं उनके लिए होगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम। कोई कैंडिडेट्स आज भी हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो वो हिंदी में आंसर लिख सकते हैं इसमें। इफ अ कैंडिडेट हैज़ नॉट ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम, हिज और हर आंसर्स इन हिंदी विल नॉट बी वैल्यूड। इसका मतलब है कि आप इंग्लिश मीडियम में आंसर देना चाहते हो, ऐसा आपने ऑप्ट कर रखा है, और आप अगर हिंदी में आंसर लिख रहे हो तो आपके हिंदी के आंसर्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऑल एंड ऑल इंग्लिश में लिखो, मेजॉरिटी के हिसाब से बता रहा हूँ। इसके बाद सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। ये आपके पास में ऑप्शन नहीं है, इसको छोड़ नहीं सकते। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कोई और रास्ता नहीं है, देर इज़ नो अदर वे टू स्किप दैट क्वेश्चन। उसके बाद कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4
क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग 5। 6 क्वेश्चन से ऊपर में यहाँ पे लिखा था, ठीक है। 6 में से जो पहला क्वेश्चन है ये कंपलसरी है, इसके बाद के 5 में से आपको सिर्फ 4 सॉल्व करने हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल वालों में। एक क्वेश्चन कोई भी पूरी तरह से आप छोड़ सकते हो। और टोटल मिला के कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, पहला वाला और उसके बाद 4, यानी टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे 20 मार्क्स के। इस तरह से आपके 100 मार्क्स अचीव होंगे, ठीक है। चलो समझ गया सर। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव आंसर। जितनी भी वर्किंग करोगे आप वो आंसर का पार्ट माना जाएगा और उस पर मार्क्स मिलेंगे। तो रफ वर्किंग तो आप अलग से लास्ट पेज पे कर सकते हो आंसर बुक के, बट कुछ कैलकुलेशन निकालने के लिए जो वर्किंग की जा रही है उसको आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन में या अपने आंसर में ही वर्किंग नोट की हेडिंग डाल के उसके अंदर नंबरिंग डाल के लिखा करो, मार्क्स मिलते हैं। अब पैटर्न देखो क्या है, मेरा पर्पस क्या था आपको ये सब दिखाने का। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का ए। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखोगे, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए। इसके बाद सी देखोगे, थ्योरी क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अब अगर हम आते हैं इस पैटर्न को थोड़ा सा नोट डाउन करें, मैं यहाँ पे मेरी एक एक्स्ट्रा बुक बना लेता हूँ, नोटबुक, ये हमें काम आएगी। सो आपको क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी, ये प्रैक्टिकल और थ्योरी था। 8 मार्क्स 8 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए, तो टोटल कितने हो गए सर, 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे अगेन ए है, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये वाला। इसमें आप इतनी सारी डिटेल देख ही सकते हो। यहाँ पे 8 मार्क्स है, 8 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1-2 का ये बी हो गया, अगेन प्रैक्टिकल 8 मार्क्स। ये सी हो गया, ये थ्योरी है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में आपको देख समझ में आ रहा होगा, एक्सप्लेन द आउटकम्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ऐसा कुछ लिखा है। ये थ्योरी है 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न भी सेम हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी सी, प्रैक्टिकल थ्योरी 8 8 4 और ये हो गए 20 मार्क्स। अब इस तरह से अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर 3A भी प्रैक्टिकल है 8 मार्क्स का, 3B भी प्रैक्टिकल है 8 मार्क्स का, और C अगर आप यहाँ देखोगे तो थ्योरी आ गया। सेम पैटर्न, 4A भी प्रैक्टिकल है 8 मार्क्स का, ये पूरा। B यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी प्रैक्टिकल है 8 मार्क्स का, C यहाँ पे 4 मार्क्स का थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही आया। क्वेश्चन नंबर 5A भी प्रैक्टिकल है, बी भी प्रैक्टिकल है, सी थ्योरी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट है, ये भी पहला वाला प्रैक्टिकल आ गया, ये प्रैक्टिकल आ गया, 8 मार्क्स के आ गए दोनों, और बाद में ये सी थ्योरी आ गया। बहुत बार मैंने देखा है कि जो छठवां क्वेश्चन होता है यानी 6th क्वेश्चन होता है, उसमें जो थ्योरी होती है उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं कि 2 थ्योरी में से कोई भी एक थ्योरी आप लिख सकते हो। अगर आप 6th वाला क्वेश्चन ऑप्ट करते हो तो इन 2 में से कोई भी एक थ्योरी ले लो, आपको 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो पैटर्न कुछ इस तरह से सर, क्वेश्चन नंबर 3A B C, प्रैक्टिकल थ्योरी 8 8 4 20 मार्क्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4A B C, प्रैक्टिकल थ्योरी 8 8 4 मार्क्स 20। फिर क्वेश्चन नंबर 5A B C, प्रैक्टिकल थ्योरी 8 8 4 मार्क्स 20। फिर क्वेश्चन नंबर C A B C और C, ऐसा लिख देता हूँ मैं कि ये C में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हर बार ज़रूरी नहीं है यही पैटर्न फॉलो होगा। प्रैक्टिकल थ्योरी 8 8 4 और 4, तो ये भी 20 मार्क्स ही होते हैं, ठीक है। ये और में आ जाता है। अब आप बोलोगे सर सारे क्वेश्चंस का पैटर्न तो सेम ही है, आपने इतनी बार क्यों लिखा, 1 2 3 4 5 6। हर क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन होते हैं। पहले 2 सब क्वेश्चन प्रैक्टिकल होते हैं 8 8 मार्क्स के, और तीसरा क्वेश्चन जो हमने देखा सब क्वेश्चन वो थ्योरी होता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन तो कंपलसरी है, ये तो क्लियरली लिखा हुआ था।
अब बाकी जो 5 बचे उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूरा छोड़ना पड़ेगा आपको। 2 छोड़ो, 3 छोड़ो, 4 छोड़ो, 5 छोड़ो या 6 छोड़ो, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं आपको करने पड़ेंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको पूरी तरह से सॉल्व करने हैं। अब अगर आप नोटिस करोगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आप थ्योरी स्किप कर सकते हो। अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 रैंडमली मैंने देखा कि यार 3 थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है और मेरे प्रिपेयर्ड चैप्टर्स जो थे इसमें जो मैंने नहीं प्रिपेयर करे थे वो 3 में इंक्लूड हो रहे, तो मैं 3 छोड़ देता हूँ। अब ऐसे टाइम पे आप 2 करना चाहते हो, 4 करोगे, 5 करोगे और 6 करोगे। हर क्वेश्चन में थ्योरी इंक्लूडेड है, यानी थ्योरी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें इस पैटर्न के हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी का मैं पैटर्न थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में 16 मार्क्स की, ऐसे करके 16 16 16 16 16 5 टाइम्स आया 16 मार्क्स की, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हर सब क्वेश्चन हर क्वेश्चन में होते हैं, टोटल 16 मार्क्स, और इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने पड़ते हैं, तो ये 80 मार्क्स का बन जाता है। अब थ्योरी अगर देखोगे तो हर क्वेश्चन में एक लास्ट वाला जो था सब क्वेश्चन वो थ्योरी पे बेस्ड है, ऐसे आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो 4 इंटू 5 ये 20, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ। तो आपका ये वाला हुआ था 8 इंटू 2 16 इंटू 5 80 मार्क्स, और ये था 4 मार्क्स ईच, 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो 80-20 का प्रैक्टिकल और थ्योरी का रेशो बैठता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब एक और चीज़ ध्यान दे देना कि अगर आप दूसरा आगे कोई क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ज़रूरी नहीं है सर एग्जैक्ट यही पैटर्न फॉलो होगा। 80 to 90% चांसेस यही है कि ये पैटर्न फॉलो होगा, बट इसके अलावा अगर कुछ वेरिएशन आए तो क्या आ सकता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, जैसे लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2, आपको वो 12, 4 और 4 ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया 2A में, फिर एक प्रैक्टिकल छोटा क्वेश्चन पूछ लिया B में, और फिर C में थ्योरी, तो 12 4 4 भी 20 होते, ठीक है। आपको वो ऐसा भी पूछ सकता है 10 6 4, उनको लगता है कि कोई एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होना चाहिए तो कोई एक वो 10 मार्क्स का डाल देंगे, तो इस तरह से 10 और 6 16 और 4 20 मार्क्स यहाँ पे कवर अप हो गए। इस तरह से पेपर पैटर्न आ सकता है। इसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये हो सकता है कि आपको 5 5 5 5 मार्क्स के चारों प्रैक्टिकल पूछ ले। सो कुछ भी रूल तो नहीं है, 90% चांसेस है कि ऐसा पैटर्न आएगा 8 8 4 वाला। बाकी एक हाथ क्वेश्चन हो सकता है 12 4 4 का आ जाए, 10 6 4 का आ जाए, 5 5 5 5 का आ जाए, बट थ्योरी तो हर क्वेश्चन में रहेगी ही रहेगी। मैक्सिमम 20 मार्क्स की, मिनिमम 16 मार्क्स की। जैसे अगर ये 5 5 5 5 के प्रैक्टिकल पूछ लेते हैं पहले वाले में तो थ्योरी हट जाती है, अगर थ्योरी हट गई तो वहाँ से एक क्वेश्चन थ्योरी का 4 मार्क्स का कम हो जाता है, फिर 16 ही मार्क्स की थ्योरी सॉल्व करनी पड़ती है। बट आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, 80-20 का रेशो रहेगा, थ्योरी स्किप नहीं कर सकते सर। ठीक है सर, आपको पेपर पैटर्न एक अच्छा आइडिया आ गया। अब इसके बाद में जो हम देखेंगे वो है वेटेज वाला। ये वाली शीट आपके पास में आई होगी, इसको जस्ट आप अपने पास में रखोगे तो एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कौन सा थ्योरी कौन सा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे पहला चैप्टर है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ये पूरी तरह से थ्योरी का चैप्टर है। इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ऑलमोस्ट 99% चांसेस है कि एक क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। छोटा चैप्टर मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ अब अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। ये चैप्टर स्मॉल है, मतलब छोटा चैप्टर है, और कंफर्म 4 मार्क्स आपके दिला सकते हैं। अब 4 में से मैं मान के चलता हूँ 3 ही मिलेंगे अगर आप कितनी भी अच्छी थ्योरी लिख लो तो
तो कंफर्म है, लेकिन मतलब कम पेजेस में 3 मार्क्स आप कंफर्म कर सकते हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट का जो चैप्टर है, इसमें से आपको थ्योरी भी पूछी जा सकती है और प्रैक्टिकल भी पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल पूछा गया तो 8 मार्क्स का आएगा, थ्योरी पूछी गई तो 4 मार्क्स की आएगी। सो इसमें से थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एनालिसिस का जो चैप्टर है, ये भी थ्योरी और प्रैक्टिकल वाला चैप्टर है। थ्योरी पूछी गई तो 4 मार्क्स की पूछेंगे, प्रैक्टिकल पूछा तो 8 मार्क्स की पूछेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला जो चैप्टर है, ये पूरा तरह से प्रैक्टिकल चैप्टर है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी पूरी तरह से प्रैक्टिकल चैप्टर है। बट ध्यान देना मेरी बात पे, इंस्टीट्यूट किसी भी चैप्टर में से थ्योरी पूछ सकती है, इवन सिक्योरिटी वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एज वेल। 80 to 90% चांसेस है कि जो मैं प्रैक्टिकल लिखा रहा हूं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। लेकिन इसको रूल बना के मत चलना, इंस्टीट्यूट ने कभी कभी थ्योरी भी पूछी है। तो थ्योरी तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से आ सकती है, बट मेन चैप्टर्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ टी के नाम से, और मेन चैप्टर्स प्रैक्टिकल के जो वो पी के नाम से, ठीक है। सो सिक्योरिटी वैल्यूएशन प्रैक्टिकल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रैक्टिकल, सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी वाला चैप्टर है, 4 मार्क्स के ऊपर इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। म्यूचुअल फंड भी थ्योरी कम प्रैक्टिकल चैप्टर है, थ्योरी पूछी गई तो 4, प्रैक्टिकल पूछा गया तो 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। सो थ्योरी इसमें से ज़रूर प्रिपेयर करना, ठीक है। मैं सिक्योरिटाइजेशन को भी मार्क कर रहा हूँ, स्मॉल चैप्टर है, इजीली आपके 4 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म होते हैं। तो 4 और 4 8 मार्क्स मैंने इजीली कंफर्म करा दिए। डिफ़िकल्ट चैप्टर पे फोकस करने के बजाय छोटे चैप्टर्स पे आप सबसे पहले ग्रिप बना लो, इस तरह से ग्रिप बना लो कि आपके मार्क्स कहीं नहीं छूटेंगे, कहीं पे भी नहीं छूटेंगे, ठीक है। अब डेरिवेटिव वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, ये बड़ा चैप्टर है, पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। फॉरेक्स सबसे बड़ा चैप्टर आएगा, प्रैक्टिकल चैप्टर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिकल चैप्टर, ये प्रैक्टिकल चैप्टर। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन प्रैक्टिकल। मर्जर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों लिखवाऊंगा। थ्योरी आई तो 4 मार्क्स की, प्रैक्टिकल तो फिर 8 16 20 मार्क्स का कुछ भी पूछ सकते वो लोग। स्टार्टअप फाइनेंस पूरी तरह से थ्योरी चैप्टर है, 4 मार्क्स कन्फर्म है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अब मैंने जो 3 स्मॉल 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 चैप्टर लिखा के दिया ना, इसको इम्पॉर्टेंट करके मार्क कर लो। यानी कि तीनों थ्योरी के चैप्टर है, 4 4 4, यानी कि 12 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। पास होने के लिए 40 चाहिए सर, एग्रीगेट 50 चाहिए, तो 50 में 12 मार्क्स, यानी मैंने तकरीबन आपका 25% काम बहुत आसान कर दिया। आप खुद का 25% काम बहुत आसान कर सकते हो पूरे एसएफएम सिलेबस का। यानी अगर आप थोड़ा भी ध्यान दो ना, पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो एक हफ्ते में 25% मार्क्स आपके गारंटीड हो सकते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चैप्टर्स को इतनी बार रिवाइज करना, इतनी बार रिवाइज करना कि सर इसमें से अब वो कुछ भी पूछ ले आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 6 एंड 14 ये चैप्टर से, अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे थ्योरी के। इसमें से मैं बता रहा हूँ आपको, हर बार इन 3 चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 6 एंड 14 आएगा ही आएगा। चलो एक टेस्ट बेसिस पे देख लेते हैं कि ऐसा आता है क्या। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाते हैं हम, और मैं थोड़ा से आपको थ्योरी क्वेश्चंस दिखाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सी अगर आप देखोगे तो ये जो थ्योरी क्वेश्चन आया था, ये चैप्टर नंबर 9 जो हमने लिखा है उसमें से आया था, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिकल लिखा है, मैंने बोला था लेकिन कि थ्योरी किसी में से भी पूछ सकते हैं, तो इस बार उन्होंने उसमें से पूछी। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी अगर आप देखोगे तो ये एक्सप्लेन द आउटकम्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पहले चैप्टर से आया, तो एक तो फिक्स हो गया यहाँ पे। अब हम 3 का सी देखते हैं। ये चैप्टर नंबर 11 में से आया है, 10 के बाद 11 आ रहा ना, हाँ 11 में से आया है जो मैंने प्रैक्टिकल लिखाया था। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ये चैप्टर नंबर 6 में से आया, जो मैंने आपको दूसरा चैप्टर लिखवाया 1 6। उसके बाद 3 का अगर हम सी देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 2 में से आया हुआ है। हम अगर 6 का सी देखेंगे
तो आप देखो ये एंजल इन्वेस्टर और स्टार्टअप इंडिया, ये चैप्टर नंबर 14 में से है। तो 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 में से 3 क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे आपके उन्हीं चैप्टर्स पे है जो मैंने आपको लिखवा के दिए हैं यहाँ पे। 12 मार्क, और हर बार हर पेपर में ये 3 चैप्टर में से पूछा ही जाएगा। अब इसके अलावा देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने आपको पेपर बताया उसमें ये एक सेकंड नंबर का चैप्टर में से पूछा गया था, और 10th, हाँ 10th नंबर के चैप्टर से पूछा गया था, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आपका पूछा गया था 11 नंबर वाले चैप्टर में से, ठीक है। बट आप नोटिस करना कि ये 3 चैप्टर में से इस अटेम्प्ट में पूछा गया, ज़रूरी नहीं है हर अटेम्प्ट में पूछा जाएगा, और ये 2 चैप्टर में से तो बहुत रेयरली पूछा जाता है। बट बाकी जो 3 चैप्टर मैंने लिखवा के दिए उसमें से हर बार पूछा जाएगा, ऐसा लेके चलिए, ठीक है। 99%, तो 12 मार्क्स आपके वहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं सर। तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा एनालिसिस बताया। बाकी मैं आपको अब और थोड़ा सा लास्ट पॉइंट जो है वेटेज का उस पर लेके चलता हूँ, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा सा आएंगे, क्वेश्चन वोश्चन कुछ सॉल्व करेंगे। आपकी वॉल्यूम 1 में चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, और आप अगर नोटिस करोगे तो ये पहला चैप्टर है, इसमें कब कब थ्योरी के क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो तकरीबन 1 2 3 4 5 बार पूछा गया था, 4 बार नहीं पूछा गया, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे रिस्क मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें से हर बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। प्रैक्टिकल थ्योरी, कभी प्रैक्टिकल आएगा कभी थ्योरी आएगा, लेकिन आता ही है, आप ऐसा लेके चलिए। इसके बाद आप सिक्योरिटी एनालिसिस पे आओगे तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आता है, जहाँ पे भी 4 दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर 8 दिख रहा है तो प्रैक्टिकल है, 4 दिख रहा है तो थ्योरी है। यहाँ पे आप लिख लो ये प्रैक्टिकल होगा, ये थ्योरी होगा। इसके बाद सिक्योरिटी वैल्यूएशन में मोस्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिकल होते हैं, पोर्टफोलियो में भी मोस्टली प्रैक्टिकल होते हैं। तो आप देख सकते हो कि कभी कभी सिक्योरिटी वैल्यूएशन से 24 मार्क्स का आया, कभी 4 मार्क्स और 0 का भी आया। मतलब या तो नहीं पूछा तो नहीं भी पूछेंगे, पूछा तो बहुत कुछ पूछ लेंगे। ये 28 मार्क्स का तो छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। पोर्टफोलियो में से भी 20 मार्क्स का पूछा गया, कभी कभी सिर्फ 8 मार्क्स का पूछा गया, हाईएस्ट अगर हम बात करें तो। सिक्योरिटाइजेशन आप नोटिस करोगे 4 4 4 8 4 8 4 4 5, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया छोटे में मैक्सिमम मार्क्स कवर करने के लिए, कि हर अटेम्प्ट में आया ही है। रिस्क मैनेजमेंट को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, हर अटेम्प्ट में आया ही है, आएगा ही आएगा। और ये वैसे तो हर चैप्टर में से आएगा, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ वो ये है कि कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स कैसे आप हासिल कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स है। म्यूचुअल फंड भी बहुत प्यारा, इजी और छोटा चैप्टर है। इसमें से आप देखोगे 16 8 12 14 10 8 8 10 10, मिनिमम 8 मार्क्स का तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो 8 मार्क्स के लिए, 4 और 4। ये जो मैं मार्किंग करवा के दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है सर कि आप बाकी चैप्टर छोड़ दो। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे हासिल किए जा सकते हैं। तो मैं थोड़ी ना वर्डिंग बदल देता हूँ। मैं उसको ऐसा लेके चलता हूँ कि आपको कौन से चैप्टर्स पे ग्रिप बनानी है या कौन से चैप्टर्स को बहुत स्ट्रांग बनाना है। तो ये 3 चैप्टर यहाँ पे लिखा दिए पहले वॉल्यूम में, जैसे 1 से 7 लेके पहला वॉल्यूम आता है। दूसरा वॉल्यूम जो है आपका अब डेरिवेटिव्स का है, तो 8 16 8 12 8 14 16 8 9 11 ऐसे मार्क्स के लिए पूछा गया है। अब ये अगर आप ध्यान दोगे तो 8 मार्क्स तो मिनिमम पूछा ही जाएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा बिकॉज आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी इसमें। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट 12 4 12 0 8 8 4 8 6 ऐसा। फॉरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 24 मार्क्स तक भी गया है, 8 मार्क्स का भी पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें भी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो गुड चैप्टर, थोड़े इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, 12 मार्क्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे भी होता है। ये एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये भी अगर आप बहुत अच्छे से कर लो तो कम समय में ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। इस पे आपको ग्रिप लाने की ज़रूरत है, और 8 मार्क्स आपके कंफर्म है। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा आपको, ठीक है। मर्जर्स
8 8 12 16 तक जाता है। और स्टार्टअप फाइनेंस अगर आप देखोगे तो 8 8 8 8 7 8 4 4 7। तो इस पे भी आपको ग्रिप बनाने की ज़रूरत है, हर बार 4 मार्क्स तो इसमें से आ ही जाएंगे आपको। तो जितना भी मैंने अभी आपको यहाँ पे ग्रिप के लिए लिखा है आप भी अपने वॉल्यूम 1 में लिख लो कि ये कम समय में ज़्यादा मार्क्स हासिल करने की टेक्निक है। सिलेक्टिव स्टडीज़ तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने हैं सब्जेक्ट, वो कौन सा सब्जेक्ट बोलता हूँ, चैप्टर्स, वो कौन से हैं। क्योंकि बड़े चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा टाइम देने से बेहतर है पहले छोटे चैप्टर्स पे हम ग्रिप बना ले कि कम से कम इतने मार्क्स तो आसानी से मिल जाए। अब उसके बाद बड़े चैप्टर्स पे मेहनत करना ही है, उस पर मैं भी आपको ज़्यादा ही मेहनत करवा के दूंगा। तो टोटल मिला के जो हमें ग्रिप बनानी है, मैं कहीं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको जो ग्रिप बनानी है वो कितने चैप्टर्स पे है सर, 1 2 3 4 5। मैं इसको भी लिख लेता हूँ, आजकल इसमें से भी आएगा ही आएगा, और ये छोटा चैप्टर है, 4 मार्क्स इजीली आप इसमें से कवर कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स है जिस पे आपको ग्रिप बनानी है, और इसमें बहुत कम समय लगेगा। मैं आपको एक अंदाज़ा बताता हूँ कि हाँ, जितना टाइम आपको एक अकेला फॉरेक्स का चैप्टर कंप्लीट करने में लगेगा ना, उतने टाइम में आपके ये सारे 6 चैप्टर हो जाएंगे, सारे 6 चैप्टर। अब आप नोटिस करना, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28 और 4 32। तो टोटल 32 मार्क्स आते हैं। ऑप्शन वगैरह छोड़ के मैं उसको 28 मार्क्स ही लेता हूँ कि इतने मार्क्स आपके कंफर्म हैं। अब ऑप्शन में भी तो कुछ छोड़ोगे ना, तो इसमें से हो सकता है कुछ छूट जाए। तो 28 मार्क्स बहुत आसानी से आप हासिल कर सकते हो 100 में से, दैट्स ऑलमोस्ट 30%। ठीक है। और वही अगर आप फॉरेक्स देखो तो फॉरेक्स 28 मार्क्स का तो नहीं पूछा गया ना, एक कोई भी एक अटेम्प्ट में हाईएस्ट गया था 24 मार्क्स का। उसके अलावा एवरेज अगर आप देखोगे तो 8 16 8 16 ही चल रहा है। तो 16 से 20 मार्क्स के ऊपर वो आएगा नहीं। तो आप अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आपके 10 दिन लग रहे हैं फॉरेक्स करने में, उससे आपको मैक्सिमम 16 मार्क्स अचीव होंगे, तो वही 10 दिन आप इन 6 चैप्टर्स पे दे के 28 मार्क्स मिनिमम अचीव क्यों नहीं करना चाहते। टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई आई एम सेइंग टेलिंग यू कि पहले आप उस पर ध्यान दो। अब आप बोलोगे सर फॉरेक्स तो आपने यहाँ पे लिखा है कि नंबर 1 प्रायोरिटी है रैंक में। यस, क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स का एनालिसिस वहाँ पे लिखा है मैंने रैंकिंग के हिसाब से कि किस में से सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। वो जो रैंकिंग है वो मार्क्स के हिसाब से है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किस पे आते हैं, तो वो फॉरेक्स पे आते हैं नो डाउट, बट उसको टाइम भी उतना ही लगता है। गेटिंग इट, टाइम भी आप उसको उतना ही लगता है। तो दैट्स ओके, कम समय में ज़्यादा मार्क्स हासिल करना है तो ये एक तरीका है, गो अहेड विद दैट थिंग। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया, उसके बाद धीरे धीरे अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, एक बेसिक्स इंटर का फाउंडेशन का, जिसके बेस पे बहुत सारे आगे के चैप्टर डिपेंड करते हैं। तो डोंट मिस आउट ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बट उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये फाइनेंशियल पॉलिसी और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का जो चैप्टर है ये आप थेरी वाला पार्ट कवर अप कर लो, जो मैंने आपको अप्रोच बताया था उस तरीके से। रीड इट, बस गो थ्रू इट, किसी भी तरह से गो थ्रू इट, नहीं समझा चलता, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक बार सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने पढ़ लिया, उसके बाद वॉल्यूम 3 से आप ये करोगे। रिस्क मैनेजमेंट भी वॉल्यूम 3 से कवर अप कर लो, थेरी पूरा कवर कर लो कि क्या क्या उसमें दिया हुआ है। मैं आपको 100% बताता हूँ कि जब अब मैं ये चैप्टर लेके बैठूँगा तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा और बहुत जल्दी आप उस पर ग्रिप पकड़ लोगे। पहली बार सीधा मेरा वीडियो देखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप ये चीज़ पढ़ के आओगे, और मैं मानता हूँ कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एक ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा सा कुछ तो पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा था, बस मैं चाहता उतना ही हूँ। तो 2 चैप्टर की थ्योरी पढ़ने के बाद आप ये सब चीज़ें शुरू करोगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, सो आई टेक अ ब्रेक ऑफ अनदर लाइक 5 minutes एंड आई विल बी बैक विथ द बेसिक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. So guys, welcome back. After this break we are going to start the very first thing, which is very important for your entire SFM syllabus, which is called as time value of money. ये basics आपके CA फाउंडेशन लेवल पे थे,
अब आपने उतना ध्यान दिया नहीं दिया, लेकिन एक ब्रशअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आगे आएंगे जिनको रेफरेंस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे दूंगा। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं रहेंगे तो आपको वो वाला कॉन्सेप्ट समझने में और ज़्यादा तकलीफ होगी, और अल्टीमेटली ये होगा कि सर आपको वो फॉर्मूला रटना पड़ रहा है बिकॉज आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। ठीक है, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है सर? बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि आज 0 पॉइंट पे अगर मैं आपसे 100 रुपये लूँ, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर 0 पॉइंट पे मैं आपसे 100 रुपये लूँ और मैं आपको बोलूँ कि सर 1 साल बाद मैं आपको ये 100 रुपये लौटा दूंगा, आप आज मुझे 100 रुपये दे दो, तो आपके जेब से 100 रुपये चले गए, और 1 साल बाद मैं आपको 100 रुपये वापस दे दूंगा, यानी आपके जेब में 100 रुपये आ गए। तो बताओ क्या ये आपको चलेगा? विल यू एक्सेप्ट दिस? आप बोलोगे नहीं सर ये क्या मतलब हुआ, अगर 100 रुपये लेके 100 रुपये दे के 100 रुपये ही लेना था तो फिर इसमें मेरा ही नुकसान है। नुकसान आपका इसलिए है क्योंकि जो 100 रुपये की वैल्यू 0 पॉइंट पे थी, यानी कि साल की शुरुआत में, वो वैल्यू गिर जाती है 1 साल बाद, यानी टाइम के साथ साथ सेम पैसे की कीमत गिर जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, मेरे पास कुछ यहाँ पे होना चाहिए। 20 रुपीज़ तो रखे हैं, ठीक है सर, अभी 20 रुपीज़ के साथ ही किस्सा चलाएंगे, ध्यान देना मेरी बात पे। तो ये है सर आपके 20 रुपये, ठीक है, ये आपके 20 रुपये हैं। अब आप आज 20 रुपये से मान लो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये पेन खरीद सकते हैं। 20 रुपये से आप ये पेन खरीद सकते हैं। 1 साल बाद यही पेन आपको खरीदने के लिए शायद 21 रुपये यानी 21 रुपीज़ या 22 रुपीज़ देने पड़ेंगे। चीज़ें महंगी होती जा रही है। नहीं, आज आपने ये सुना होगा अपने दादा परदादा पिताजी से, फैमिली में, कि जो प्लॉट, ध्यान देना मेरी बात पे, जो प्लॉट उन्होंने 10,000 में खरीदा था, आज अगर उसे खरीदने जाए तो 1 लाख 2 लाख देने पड़ते हैं। क्यों सर? क्योंकि वक्त के साथ साथ उसी पैसे की कीमत गिर जाती है, और इस कॉन्सेप्ट को इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है कि टाइम के साथ साथ अगर 5% इन्फ्लेशन है, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर 5% इन्फ्लेशन है तो 100 रुपये की जो कीमत है आज, वो 5% से गिर जाएगी। या फिर आप ऐसा लेके चल सकते हो कि जो 100 रुपये में आज मिल रहा था वो आपको 1 साल बाद 105 रुपये में मिलेगा सर। तो वही लेट्स से फॉर एग्जांपल पेन आपको जो 100 रुपये में मिल रही थी, आज आपको उसके 105 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, 1 साल बाद। तो सिंपल सी बात है कि 100 रुपये आज आप मुझे दोगे तो आप 1 साल बाद उससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करोगे। व्हाट यू विल एक्सपेक्ट इज़ द इंटरेस्ट। यानी कि हम एक चीज़ कंफर्म करते हैं यहाँ पे कि टाइम के साथ साथ पैसों की कीमत बदलती है। इसलिए 100 रुपये दे के 100 रुपये लेना समझदारी वाली बात नहीं है। आप करके देखो, अगर आप रेडी हो तो मैं आपसे आज 10 करोड़ रुपए ले लूँगा और आपको 1 साल बाद 10 करोड़ रुपए दे दूँगा। आपको मंजूर ही नहीं रहेगा, क्योंकि यही 10 करोड़ रुपए अगर आप 1 साल के लिए बैंक में रखोगे तो बैंक आपको मिनिमम 5% देगा, यानी कि आपका 10 करोड़, आई थिंक 10 करोड़ 50 लाख हो जाएगा 1 साल में। जब आपको बैंक ज़्यादा पैसा देने रेडी है तो आप किसी को सेम अमाउंट वापस लेके पैसा क्यों दोगे? ठीक है, तो आती है बारी यही कि कीमत होती है पैसों की। अब इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि सर पैसे की वक्त के साथ साथ कीमत बदलती है, कैश फ्लो की। तो हम कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो पढ़ेंगे, 5-6 कॉन्सेप्ट्स पे आप ध्यान देंगे सर। सबसे पहला है सिंपल इंटरेस्ट। हम ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आई थिंक 10th में 12th में जो मैथ्स वगैरह होता था उसमें भी सीख चुके हैं, कॉमर्स में हम सीख चुके हैं, फाउंडेशन पे भी हम सीख चुके हैं, इंटर लेवल पे भी हम सीख चुके हैं। एक बार फिर गो थ्रू करते हैं इस पहले कॉन्सेप्ट पे। देखो, सो पहला आपका
पार्ट आता है सिंपल इंटरेस्ट, कि अगर आज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करा, कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, और अगर उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% मिल रहा है, ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है, तो ठीक 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100 गुनीला 10%, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10%, यानी कि 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो 10 रुपये है वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट, ये आपकी कमाई कहलाती है 1 साल किसी को पैसा देने के लिए। तो जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आप मुझे 100 रुपये दे दो, तो अगर मैं आपको 10% उस पर इनकम दे रहा हूँ तो आप कितना कमा रहे हो 1 साल में, 10 रुपये कमा रहे हो। तो ध्यान देना सर, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में आपके ये तो हो गए प्रिंसिपल अमाउंट, कि कितना हमने इन्वेस्ट करा 100 रुपये, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कि किस रेट से इन्वेस्ट करा, और ये हो गया टाइम कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा। ध्यान देना, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये पर एनम होता है, 1 साल का रेट, और ये जो टाइम होता है ये भी पर एनम होता है, यानी कि अगर 6 महीना लेना है तो हमें इसको आधा साल लिखना पड़ेगा, साल में ही लिखना है हमें एनम के फॉर्मेट में। अगर हमें 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो हमें 0.25 ईयर्स ही लिखना पड़ेगा। अगर 4 साल के लिए इन्वेस्ट करा है तो 4 साल ही लिखने पड़ेंगे, यानी कि जो भी फिगर आप वहां पे लिखोगे वो साल में लिखोगे। क्यों साल में लिखोगे सर, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट भी साल का लिया है, बेस सेम होना चाहिए। अगर रेट साल भर का लिया है तो टाइम भी साल भर का होना चाहिए। साल भर का मतलब साल के फॉर्मेट में आपने लिखना है, आधा साल लिखो, 1 साल लिखो, 1.5 साल लिखो, 0.5 ईयर्स लिखो, बट साल में ही लिखना है, मंथ्स में नहीं लिख सकते, डेज में नहीं लिख सकते आप। ठीक है सर। अगर रेट पर मंथ का होता, ध्यान देना मेरी बात पे, रेट पर मंथ का होता तो टाइम भी मंथ में ही लिखना पड़ता। ध्यान दो, अगर मैं बोलता हूं 1% पर मंथ और साल भर के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 1 साल नहीं लिखना है यहां पे, ये गलत हो जाएगा, मुझे यहां पे 12 महीने लिखना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि रेट भी मैंने मंथ में लिया है तो टाइम भी मैं मंथ में लूंगा। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि बेस सेम होना चाहिए। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज 100 रुपये डाला 10% के रेट से, तो 1 साल बाद कितना अमाउंट आपके हाथ में आएगा इंटरेस्ट के फॉर्म में, 10 रुपये। 100 गुनीला 10% इंटू 1, ये ध्यान देना, 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इन ईयर्स। If this is in years, this will also be in years. If this is in months, this will also be in months. ठीक है, ये चीज़ पे थोड़ा सा गौर करना। तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं हम। 5 साल के लिए इन्वेस्ट, ये वाला जो था पार्ट आपका पहला वाला, ये 0 से लेके 1 तक था, आप देख सकते हो 0 से लेके 1 तक था, यानी 1 साल का इन्वेस्टमेंट था। अब अगर आप यही 100 रुपये 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट कमाओगे सर, 100 रुपये इंटू 10% इंटू टाइम इन ईयर्स। दिस इज़ इन ईयर्स, दिस इज़ ऑल्सो इन ईयर्स। तो फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी। पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जितनी आपने इन्वेस्ट करी, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और टाइम का मतलब ईयर्स इन लाइक टाइम इन पर एनम। सो 100 रुपये 10% के रेट से 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करें, ऐसा बोलना सीखो, सिर्फ फॉर्मूले में फिगर रखना नहीं। 100 रुपये 10% के रेट से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें, तो 100 इंटू 10% हो गया 10 रुपये, इंटू 5 हो गया 50 रुपये। ये आपको कहानी सिंपल है। ये जो हमने निकाला ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है, बट लॉजिकली अगर आप देखोगे तो 5 साल बाद आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी तो वापस मिलेगा, आपको 5 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी तो वापस मिलेगा। तो यहाँ पे पहले वाले केस में आपको 100 रुपये भी वापस मिलेंगे, तो आपका जो टोटल अमाउंट आपके हाथ में आएगा वो होगा 110 रुपये। 10 रुपये ये वाले, 100 रुपये ये वाले। इस केस में आपको जो हाथ में आएगा वो है 150 रुपये, यानी कि 50 रुपये इंटरेस्ट के, 100 रुपये प्रिंसिपल के। इतना आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ता हूँ सर। दूसरी बात आती है कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये कैसे काम करता है ध्यान देना। 1 साल के लिए मैं अगर आपका लिखूं तो बहुत सिंपल है। कंपाउंड अमाउंट का मतलब क्या है, सबसे पहले तो मैं मतलब बताऊंगा कि कंपाउंड अमाउंट का मतलब होता है कि साल के अंत में, आपके इन्वेस्टमेंट पीरियड के एंड में आपके हाथ में कितना कैश फ्लो आ रहा है।
और ये जो कैश फ्लो आता है दैट इंक्लूड्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल को बारे में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जो शुरुआत में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे दे देते हैं, तो दैट इज़ आवर कैश आउटफ्लो, पैसा जाता है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट की। हमने जो यहाँ पे सीखा सबसे पहले में वो था सिंपल इंटरेस्ट, और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में फ़र्क क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, CSI और CI मैंने नाम दे दिया, ठीक है। 100 रुपये यहाँ भी इन्वेस्ट करे, 100 रुपये यहाँ भी इन्वेस्ट करे, 10% से यहाँ इन्वेस्ट करा, 10% से यहाँ इन्वेस्ट करा, 1 साल के लिए यहाँ इन्वेस्ट करा, 1 साल के लिए यहाँ इन्वेस्ट करा। फॉर्मूला क्या हो गया सर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। दोनों केस में 1 साल के अंत में यहाँ पे 10 रुपये आएंगे। तो पहले साल के लिए या फर्स्ट पीरियड के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है। अब मैं आपको फ़र्क समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये हमें मिल जाता है, कैश इनफ्लो, ये हमारे हाथ में आ जाता है, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, बैंक बोलती है कि आपने साल भर में 10 रुपये कमा लिए हैं लेकिन हम आपके हाथ में नहीं दे रहे, यानी कि वो पैसा अब आपका हो चुका है बट आपके पास नहीं आया, वो हमारे पास ही है। यानी आपको दिया जाने वाला पैसा अभी भी बैंक रख रही है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये एक्रू हो चुका है, एक्रूड। अब ये पैसा किसका है, 10 रुपये आपका है जिसने इन्वेस्टमेंट करा। और इस पॉइंट पे ध्यान देना, आपका 100 रुपये भी बैंक के पास में है। अब आपका 10 रुपये भी बैंक के पास में है, आपका 100 रुपये भी बैंक के पास में है। बैंक अगले साल आपका पूरा 110 रुपये इस्तेमाल कर रही है। दे आर यूजिंग 110 रुपीज़। पहले साल तो आपने सिर्फ 100 दिया था तो 100 रुपये का इस्तेमाल किया बैंक ने। अब आपका बैंक के पास 110 रुपये पड़ा है टोटल में। तो आप मुझे सोच के बताइए कि क्या सिर्फ आपको 100 रुपये पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए? ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका 10 रुपये भी तो बैंक इस्तेमाल कर रही है। जो भी पर्पज़ के लिए बैंक कर रही होगी, कर तो रही है। तो बैंक ने देखा जाए तो आपके सारे पैसों पे इंटरेस्ट देना चाहिए, जो कि होता है 110 रुपये। तो बैंक ने 110 रुपये पे 10% देना चाहिए, जो कि आता है 11 रुपये। बट यही किस्सा अगर आप पहले वाले सिचुएशन में निकालोगे तो बैंक ने आपको 10 रुपये दे दिए थे सिंपल इंटरेस्ट वाले, आपके हाथ में आ गए। तो अगले साल इस्तेमाल करने के लिए बैंक के पास आपका कितना रुपए पड़ा था? सिर्फ 100 रुपये प्रिंसिपल वाला पड़ा था, ये वाला। बैंक के पास आपका सिर्फ 100 रुपये पड़ा था, तो बैंक अगेन आपको उसी पे इंटरेस्ट देगी जो बैंक के पास रखा है। समझ रहे हो? तो अगले साल भी आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट की अमाउंट सेम होती है हर साल, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल जो उनके पास रखा हुआ है वो भी सेम होता है। इस केस में इंटरेस्ट हमें मिलते जाता है हमारे बैंक अकाउंट में। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट एक्रू होता है, हमारे हाथ में नहीं आता, इसलिए बैंक के पास ही जमा रहता है। तो हर साल वो अमाउंट बढ़ती रहती है जो बैंक के पास हमारा जमा है। इस साल नहीं, अगले साल दे दो। तो बट इसी वजह से अब बैंक अगर हमारा 110 रुपये अगले साल इस्तेमाल कर रही है तो उस पे 10% देगी। तो लॉजिकली देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के सेकंड ईयर के इंटरेस्ट में 1 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला हमें, क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कमाया। इस केस में 10 रुपये, इस केस में 11 रुपये। क्यों डिफरेंस आया सर? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपये थे उस पे भी हमें इंटरेस्ट मिला, और ये पहला जो 10 रुपये था ये इंटरेस्ट ही तो था। तो इसे क्या कहेंगे सर? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाया। इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट कमाया सर? 1 रुपये का। अब आप अगर और ध्यान दो
तो दूसरे साल बैंक ने हमें 11 रुपए दिए क्या? नहीं दिए, एक्रू हो गए, हमारे हो गए, लेकिन दिए नहीं हाथ में, कैश फ्लो नहीं हुआ, बैंक ने अपने पास ही रख लिए। तो अब हमारा बैंक के पास कितना पैसा जमा है सर? हमारा बैंक के पास 11 रुपए जमा है, हमारा बैंक के पास पुराना वाला 110 रुपए भी जमा है, टोटल मिला के हमारा बैंक के पास 121 रुपए यानी 121 रुपीज़ जमा है, इन्वेस्टेड है। अब अगर थर्ड ईयर में बैंक वो हमारा पैसा इस्तेमाल करना चाहती है तो बैंक किस पे इंटरेस्ट देगी? 121 पे 10% देगी, जो कि आता है 12 रुपये 10 पैसे। अब आप अगर ध्यान दोगे तो किस तरह से आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट बढ़ती जा रही है। 100 पे 10%, 110 पे 10%, 121 पे 10%। हर बार जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट था वो कुछ इस तरह से बढ़ता जा रहा है, पहले 10 रुपये, फिर 11 रुपये, फिर 12 रुपये 10 पैसे। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा मिलते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है ये शुरुआत में नहीं देखने मिलता, 5 साल 10 साल बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने मिलता है कंपाउंडिंग का। तो आप ये एक तरह से एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसा वॉरेन बफेट ने बोला है। मतलब 7 अजूबों के बाद 8वां अजूबा जो दुनिया का कुछ होगा वो है कंपाउंडिंग। इसका आपके रियल लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप अपनी वेल्थ को 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना बढ़ा सकते हो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लो तो। फिलहाल के लिए हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं कि किस तरह से सर अगर मैं 3 साल इन्वेस्टमेंट करूं तो मेरा जो पैसा निकाल सकता हूँ 3 साल बाद मेरे पास जो पैसा वापस हाथ में आएगा वो कितना होगा। ध्यान देना, 12 रुपये 10 पैसे तो आपके इंटरेस्ट के हुए और पुराने वाले 121 रुपये, यानी टोटल हो गए आपके 133.10। अब आप बताओ कि 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट जब किया था तब आपके हाथ से पैसा गया था, और 3 साल बाद अगर आप ये क्लोज कर देते हो इन्वेस्टमेंट तो आपके हाथ में पैसा आएगा। लॉजिकली देखा जाए तो 100 रुपये को 3 साल में आपने 133.10 में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या सर मैं इतनी प्रोसेस ना करते हुए सिर्फ एक फॉर्मूला निकाल सकता हूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि किस तरह से 100 रुपये को 3 साल में 10% के रेट से 133.10 किया जा सकता है? सर बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ध्यान देना। यह है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब हमें क्या हो रहा है, ध्यान देना, ये जो 10% आपका लग रहा है ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे लग रहा है। देख रहे हो आप यहाँ पे 100 पे भी और 10 पे भी लग रहा है। तो अब हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है वो सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं लगाना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे लगाना है। तो हम क्या करेंगे, P इन ब्रैकेट 1 प्लस R कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट हमें ये 1 साल के लिए नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए लगाओगे तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा 1 प्लस 0.10, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1.10, 100 इंटू 1.10, तो ये हो गया 110। ठीक है, अब ध्यान देना। बट हमें तो 3 साल के लिए लगाना है, तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन सकता है 1 प्लस आर टू द पावर टी। टू द पावर टी करते हो तो आप 3 साल का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ लेते हो। अब थोड़ा सा देखना कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। 100 रुपये इंटू 1 प्लस 0.10 टू द पावर 3, 3 साल है तो 3, तो अब क्या होगा 100 रुपये इंटू, अब ये 1.1 टू द पावर 3 कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान देना। ये है आपका कैलकुलेटर 1, आगे देखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ, 0.10 हो गया। अगर 3 बार निकालना है, एक बार तो मैंने लिख दिया इंटू इक्वल टू, जैसे ही इंटू इक्वल टू दबाया यानी कि 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 तो आपने कर दिया, तो 1.21 आ गया। अब एक और बार इक्वल टू दबाओगे तो एग्जैक्ट 3 साल का आपका फैक्टर आ जाएगा 1.331। हमने और कुछ नहीं किया। आप अगर ऐसा करके देखना चाहते हो तो ऐसा करो, ये देखो
टू द पावर 3 का मतलब होता है 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। अगर आप ऐसा करोगे 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 तो भी उतना ही आता है। ध्यान दिया आपने, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। बट बार बार 1.1 क्यों लिखना, एक बार मेमोरी में ऐड हो गया तो भी काम हो जाता है। तो देखो कैसे होता है, 1.1 इंटू कर दिया, अब एक बार तो हो गया, इक्वल टू दबाओगे तो 2 बार, और इक्वल टू दबाओगे तो 3 बार, अपने आप आ गया आंसर। तो ये आपका आंसर आता है 133.10। एग्जैक्ट वही आंसर आया जो आपको यहाँ पे चाहिए था। एक सेकंड, 133.10, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। अब आप थोड़ा सा नोटिस करो, ये जो 10% का आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, ये आपका इस अमाउंट पे भी लग रहा है, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 जब होता है तो प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, ये मतलब होता है उसका। सो कंपाउंडिंग अगर करनी है तो आपने ये जो 10% लगाना है वो इसमें 10% पे भी लगेगा, प्रिंसिपल पे भी लगेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये जो 1 है इसे प्रिंसिपल कहते हैं, ये जो 0.1 है इसे इंटरेस्ट कहते हैं। तो आप लॉजिकली जो अगले साल इंटरेस्ट लगा रहे हो वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे लगा रहे हो, फिर उसके अगले साल जो लगा रहे हो वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे लगा रहे हो। तो इस तरह से आपका कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट देखेंगे। अब सर ध्यान देना, जस्ट अ सेकेंड। सो ये 100 रुपये था, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखो, अब हम सबसे पहले एनुअल कंपाउंडिंग देखेंगे, यानी कि पर एनम कंपाउंडिंग होती है तो क्या होता है। फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, ये रहा, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर टी एन। अब ये एन क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। एनुअल कंपाउंडिंग के टाइम पे एन का मतलब होता है, मतलब आपका जो टोटल एन का मतलब है ये है कि एक साल में कितने पीरियड होते हैं। कंपाउंडिंग इन अ ईयर, कि साल भर में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। हमने जो एग्जांपल लिया वो साल में एक ही बार कंपाउंडिंग का एग्जांपल था, तो इसलिए डिवाइडेड बाय एन या ऊपर में एन नहीं लेना पड़ा। लेकिन अगर साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो हमें उस रेट को आधा करना ज़रूरी है, क्योंकि साल में 2 बार कंपाउंडिंग 6-6 महीने की, तो 6-6 महीने के कितने पीरियड आते हैं साल में, 2 आते हैं। तो हमें 6-6 बार 6-6 महीने बाद इंटरेस्ट ड्यू करना होता है। ध्यान देना, 100 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट करा 10% से, लेकिन कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है 6-6 महीने के, तो 6 महीने का रेट क्या हो गया, 5%। 5% साल भर का 10%, तो 6-6 महीने का रेट 5-5% हो गया। तो पहले 100 पे 5% लगेगा, यहाँ पे 105 आएगा। 100 रुपये का प्रिंसिपल, 5 रुपये का इंटरेस्ट, फिर 105 पे 5% लगेगा, तो यहाँ पे आएगा 110 रुपये 25 पैसे। मैं एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 110 रुपये 25 पैसे, यानी कि 25 पैसे एक्स्ट्रा कमाए कंपाउंडिंग ज़्यादा होने की वजह से। सो पहले एनुअल कंपाउंडिंग देख लेते हैं। यहाँ पे 100 रुपये, ध्यान देना 100 रुपये, 10% का रेट, 5 साल के लिए लिया है यहाँ पे, तो आपका 1.1 टू द पावर 5 किया आपने, ये वाला फैक्टर आया। इस फैक्टर को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर में कोई वैल्यू निकालनी है कंपाउंडिंग के थ्रू, तो ये फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो आज की प्राइस को, तो आपका 161.05 रुपीज़ आपको मिलेगा 5 साल बाद 10% के रेट से। बट अगर आपको यही कंपाउंडिंग सेमी एनुअल होती यानी कि हर साल में 2 बार कंपाउंडिंग होती, साल में 2 बार कंपाउंडिंग होती, तो 5% यहाँ कमाते, फिर यहाँ कमाते, फिर यहाँ कमाते, फिर यहाँ कमाते, मिलता हाथ में कुछ नहीं, वो एक्रू होते जाता। तो ऐसे 5 साल में 6-6 महीने के कितने पीरियड आते हैं, साल भर में 2, तो 5 साल में 10, ये रहे 6 महीने के टोटल मिला के 10 पीरियड आते हैं। यानी कि आप ये जो लैडर देख रहे हैं ना, ये जो स्टेप्स देख रहे हैं, इतनी बार आपका पैसा कंपाउंडिंग होगा। तो 100 रुपये पे पहले 5% यहाँ ड्यू होते हैं, फिर यहाँ के 5 रुपये और ये 100 रुपये पे 5% यहाँ ड्यू होते हैं, फिर 110 रुपये 25 पैसे पे 5% यहाँ ड्यू होते हैं। ऐसे करके 10 बार ड्यू होके आखिरी में पैसा जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा सर, यहाँ पे। और फॉर्मूला क्या हुआ, प्रिंसिपल इन ब्रैकेट
1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, साल भर का 10% है, कंपाउंडिंग तो 6 महीने में हो रही है, तो उस 10% को 6 महीने के रेट में कन्वर्ट कर लो। ध्यान देना, प्रिंसिपल 100 रुपये का प्लस 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% डिवाइडेड बाई 2 कर लिया। क्यों 2 किया, क्योंकि साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, सेमी एनुअल यानी कि साल में 2 बार, क्वार्टरली होती तो साल में 4 बार, मंथली होती तो साल में 12 बार, डेली होती तो साल में 365 बार। दिस डिवाइडेड बाय, ये तो हो गया कि 6 महीने का रेट क्या है, आर डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है कि उस 6 महीने का रेट कितना 5%, और ऊपर में जो टी एन लिखा है यानी कि 5 इंटू 2 10 आ रहा है, वो है कि कितनी बार टोटल में कंपाउंडिंग होगी। 6 महीने में एक बार, तो 5 साल में 10 बार कंपाउंडिंग हो रही है, ये हमने निकाल लिया। अब आप देखना कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दो। 0.10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 6 महीने का रेट, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपका 6 महीने का पूरा रेट। अब हमें एक बार तो हो गया, टोटल 10 बार कंपाउंडिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इनटू दबाया, एक बार हो चुका है, दूसरे से स्टार्ट करूँगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1.62889। अब ऐसे तो नंबर बहुत आगे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इसको रोकना पड़ेगा। मेरा सजेशन है आप 3 डिजिट पे उसको रोक दो, तो 1.628, और इसके आगे 50 से अगर 5 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा 89 है, जैसे यहाँ पे 5 से ज़्यादा फिगर है, 8 फिगर है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर दो टू द नेक्स्ट नंबर, यानी कि 8 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 1.629 कर दो। जैसे यहाँ पे इन्होंने 1.6289 करा है, 4 डिजिट में लिया है, यहाँ पे हमने 3 डिजिट अगर लेंगे तो वो हो जाएगा 1.629, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका पैसा आ गया कि 5 साल बाद सेमी एनुअल कंपाउंडिंग अगर करते तो 162.89 मिलता। अब अगर हम वही ले लें कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग करें, क्वार्टरली कितना होता है, क्वार्टर मतलब 3 महीने का एक पीरियड। साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं सर, 4 क्वार्टर होते हैं, तो ध्यान देना रेट ये साल भर का है 10%, 4 क्वार्टर होते तो हमने क्या किया 2.5% यानी 2.5% एक क्वार्टर का रेट निकाल लिया। और 5 साल में ऐसे कितने क्वार्टर आते हैं, एक साल में 4, 5 साल में 20 क्वार्टर आते हैं, तो 1.025 टू द पावर 20 करा, फिर आंसर निकाला। तो हमें कंपाउंडिंग एक साल में जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा 5 साल के एंड पे पैसा मिलेगा। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग पे देखो 162 ही मिल रहा था, यहाँ पे 163 मिल रहा है। सेम गोज़ विथ मंथली कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग कम कर दो, साल में कितने 12 होते हैं, तो 12 रख लो एन की जगह पे, 5 इंटू 12 60, तो आपको 164 मिलेंगे। डेली कंपाउंडिंग करोगे तो 365 रखना पड़ेगा, ऊपर में 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 164.87 मिलेगा। तो आप एक चीज़ तो आपने अगर यहाँ पे नोटिस करी होगी, तो आपके मन में डाउट आएगा कि सर 1.000274 इंटू टू द पावर 1825, 1825 बार कैसे हम इक्वल टू दबाएंगे कैलकुलेटर पे, तो इसका कोई और रास्ता है क्या? इसका और रास्ता है, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले आप समझिए 2-3 चीज़ें कि जब आपकी एनुअल कंपाउंडिंग थी तो 5 साल के एंड में आपको 161 मिला, थोड़ी कंपाउंडिंग आपकी और बढ़ गई, यानी कि साल में एक बार कंपाउंड ना होते हुए 2 बार कंपाउंड हुआ, तो आपको एंड में पैसा और ज़्यादा मिल रहा है। अगर कंपाउंडिंग 4 बार हो रही है तो और पैसा बढ़ रहा है, कंपाउंडिंग और 12 बार हो रही है तो और पैसा बढ़ रहा है, और 365 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो 164.87 मिल रहा है। पैसा मिल तो सिर्फ आखिरी में रहा है, लेकिन बढ़ते जा रहा है बहुत फास्ट। जितना फास्ट पैसा बढ़ता जाएगा उतना जल्दी उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलता जाएगा। ये होता है कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट। और अल्टीमेट फार्मूला क्या है सर हमारा कंपाउंडिंग का, ये हमेशा याद रखना, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंडिंग अमाउंट। ये हम इधर लेके आ जाते हैं, जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + r डिवाइडेड बाय n टू द पावर tn। अब इसमें प्रिंसिपल p यानी प्रिंसिपल, r यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, n यानी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर, t यानी टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, n यानी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर।
अब ये सब चीज़ें आप बोल रहे हो सर, लेकिन लिखा हुआ कहाँ मिलेगा? फॉर्मूला बुक में आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा। ध्यान देना, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ले लो यहाँ पे पर एनम, टी का मतलब कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एन का मतलब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर। ठीक है, यहाँ तक आपका सारा कवर अप हो गया। इसके बाद मैं आपको बता दूँ अगर आप अपनी फार्मूला बुक ओपन करेंगे तो फार्मूला बुक में भी आपको स्टार्टिंग में यही चीज़ें दी हुई है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड अमाउंट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से आपका काफ़ी कुछ कवर होगा, ये रहा। ठीक है, तो अब आगे से अगर आपको रिवाइज करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बुक देखोगे, ये सब चीज़ें बाकी आपके कोई काम की नहीं है, ना एग्जाम में आपको पूछा जाने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी, पी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, और एक और चीज़ जो है आपने मेरे हिसाब से आपने नोट कर लेनी चाहिए अपने फार्मूला बुक में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम लिख लो यहाँ पे, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट इन ईयर्स लिख लो यहाँ पे। ऐसा अगर लिख लोगे थोड़ा सा तो आपको क्लैरिटी रहेगी। मैं नज़दीक करके दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम वो हो रहा है, ब्लर हो रहा है, बाकी इसको ठीक करता हूँ मैं। आया समझ में आपको इतना? कंपाउंड अमाउंट में भी अगर आप देखोगे तो ए का मतलब कंपाउंड अमाउंट होता है, सी ए ले लो या ए ले लो। इसके बाद में पी पीरियड प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर एन टी। ठीक है, बुक छोटी है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो अगली बार से आप जब रिवाइज़ करोगे तो सिर्फ फार्मूला बुक से ही रिवाइज़ करना सर। अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। थोड़ा ध्यान देंगे। कंपाउंड अमाउंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कंपाउंडिंग भले ही कितनी बार ही हो रही हो, लेकिन साल भर का इफ़ेक्टिवली रेट जो मेरे को पड़ रहा है वो कितना है। आप थोड़ा ध्यान में देखो। लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो है 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है पर एनम वो है 10%, कंपाउंडिंग जो हो रही है वो साल में एक ही बार हो रही है, तो कंपाउंड अमाउंट जो आपका आएगा वो 110 आएगा। ठीक है, 100 रुपये इन ब्रैकेट 1 प्लस आर, कंपाउंड अमाउंट की बात करें मतलब प्रिंसिपल के साथ वाली, तो 100 रुपये इन ब्रैकेट 1.1 करोगे तो 110 रुपये आएगा। ठीक है सर, अब अगर आप देखोगे तो इसमें एनुअल कंपाउंडिंग जो है नॉर्मल रेट पर एनम, ये आपका 10% पर एनम आया, और कंपाउंडिंग के थ्रू भी अगर आप लोगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% आता है। तो पहले साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों केस में सेम है। आगे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब लेट से थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट ले लो 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, अब हम सेमी एनुअल कंपाउंडिंग करते हैं। अगर हम सेमी एनुअल कंपाउंडिंग करते हैं तो हमारे हाथ में इस फॉर्मूले से कितना पैसा आता है, 110 रुपये 25 पैसे। यानी कि आप थोड़ा ध्यान दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, लेकिन कंपाउंडिंग सेमी एनुअल होने की वजह से आपको 100 रुपये का 110 रुपये 25 पैसे मिला। अब आप मुझे सिर्फ इतना सा बताओ कि ये सेमी एनुअल नहीं होता और एनुअल कंपाउंडिंग होता और फिर भी 110 रुपये 25 पैसे मिलते, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए था? अब मैं आपको लिख के बताऊंगा यहाँ पे। प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% पर एनम, कंपाउंडिंग जो है आपकी सेमी एनुअल है, और टाइम पीरियड भी 1 साल का है। अभी हम सारे 1 साल का ले रहे हैं, और कंपाउंड अमाउंट जो आपकी फॉर्मूला से आ रही है वो 110 रुपये 25 पैसे आई। ठीक है, ये कैसे आई? बहुत ही सिंपल सा तरीका था। 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 100 रुपये, अच्छा फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर टू द पावर एन टी। ठीक है, तो 100 रुपये इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाय साल में 2 बार कंपाउंडिंग होती है सेमी एनुअल के हिसाब से, 2 इंटू 1 साल, तो ये आ गया आपका 100 इंटू 1.1025,
तो इस तरह से 110 रुपये 25 पैसे आपके आते हैं। अब मेरा क्या बोलना है मैं आपको बताता हूँ। ये है सारा का सारा आपका अभी का आंसर, 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करके। अब मैं सेम चीज़ ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। लेट से आपको सारा सेम डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें सिर्फ एक फिगर मिसिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको निकालना है। लेकिन मैं कंडीशन चेंज कर देता हूँ, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग ना होते हुए एनुअल कंपाउंडिंग करता हूँ, कि अगर कंपाउंडिंग नॉर्मल तरीके से होती, नॉर्मल कंपाउंडिंग यानी कि एनुअल कंपाउंडिंग, तो ऐसा कौन सा इंटरेस्ट रेट होता जो आपको 110 रुपये 25 पैसे दिलवाता। तो बेसिकली अब हमें निकालना क्या है सर, कि ऐसा कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सिर्फ एनुअल कंपाउंडिंग अगर करी जाए तो 110 रुपये 25 पैसे दे देगा। और वो निकालना बहुत सिंपल है सर, ध्यान देना। हमने कंपाउंड अमाउंट कितना हमको मिला एक साल के बाद में, 110 रुपये 25 पैसे, और हमने इन्वेस्ट कितना किया था, 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करा था, डिवाइडेड बाय हमारा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो 110 रुपये 25 पैसे माइनस 100 रुपये डिवाइडेड बाय 100 रुपये, तो 10 रुपये 25 पैसे डिवाइडेड बाय 100 रुपये, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10 रुपये 25, 10.25%। बहुत आसान था ना। बट ये आपको सिर्फ फिगर्स थी इसलिए आसान लग रहा है। अगर ये वाली फिगर्स होती ही नहीं तो प्रिंसिपल भी नहीं पता होता, कंपाउंड अमाउंट भी नहीं पता होती, और फिर भी रेट निकालना पड़ता, तो कैसे निकालते, यानी कि ये 10.25 का रेट कैसे निकलता। ध्यान देना, अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही डेटा देता तो कैसे निकालते आप, नहीं निकलता ना। तब निकालने का तरीका है सर, आपको एक्चुअल में देखा जाए तो प्रिंसिपल और कंपाउंड अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना। ये जो 10 रुपये 25 पैसे डिवाइडेड बाय 100 है, ये क्या है सर, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल है। गलत सर, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। तो हम उसे कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल बोलेंगे। यानी कि अगर हम किसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पी लेके आ जाते हैं तो वही हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, लेकिन अगर हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो उसका मतलब ही यही होता है कि हम अज्यूम कर रहे हैं एनुअल कंपाउंडिंग होगी, सिर्फ एक ही बार कंपाउंडिंग होगी। तो एनुअल कंपाउंडिंग, ये जो आर है इसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे हम, ये है नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब ये सर निकालना कैसे 10.25%, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कंपाउंड अमाउंट निकालने वाला फॉर्मूला कौन सा है सर, प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर टी एन, या फिर आप उसको एन टी भी लिख सकते हो। एन का मतलब होता है साल भर में कितनी कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देखना हम क्या करते हैं। आप एक काम करो, ये जो P है इसको इधर लेके आ जाओ। अब P यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अपोजिट हो जाता है ना, साइन इक्वल टू के इधर लाते हैं तो मैथ्स में हमने पढ़ा था। कंपाउंड अमाउंट डिवाइडेड बाई P 1 प्लस आर टू द डिवाइडेड बाई एन टू द पावर एन टी। अब कंपाउंड अमाउंट कैसे निकलती है सर, कंपाउंड अमाउंट कैसे निकली सर, ये रहा। कंपाउंड अमाउंट इज 110 रुपये 25 पैसे। क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये 100 रुपये प्लस 10 रुपये 25 पैसे का टोटल है। यस सर, 100 रुपये क्या था, प्रिंसिपल, 10 रुपये 25 पैसे क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं उसको P प्लस सी आई भी लिख सकता हूँ। देखो, तो मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया P प्लस सी आई डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर एन टी। अब मैं ये जो डिनोमिनेटर में P है मैथ्स के रूल्स के हिसाब से हम इस P को दोनों में इक्वली बांट सकते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है P डिवाइडेड बाय P प्लस कंपाउंड अमाउंट डिवाइडेड बाय P, कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय P। ठीक है, तो भी आंसर सेम ही आता है इतना करने के बाद में, इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई एन टू द पावर एन टी। और आगे जाते हैं, P डिवाइडेड बाई P को 1 ही कहेंगे हम,
प्लस ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पी आया है, ये और कुछ नहीं सर, जो हमें चाहिए था कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पी, 10 रुपये 25 पैसे डिवाइडेड बाय 100, यानी कि ये और कुछ नहीं, जो हमें चाहिए था इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या कहलाएगा ये सर, इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चाहिए, ये वो है जो हमें चाहिए, इज इक्वल टू 1 प्लस आर एन डिवाइडेड बाय एन टी। अब ये जो 1 है इसको भेज दो दूसरे साइड में, इधर में पॉजिटिव है उधर नेगेटिव हो जाएगा। सो आर फॉर्मूला विल बी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर एन टी माइनस 1। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। बट आप इतना समझ रहे हो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है जो आपको रटना पड़ेगा। अब ये उसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ वाला फॉर्मूला जो अभी हमने सीखा था, इन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ध्यान देना अगर मैं सेमी एनुअल कंपाउंडिंग पकड़ता हूँ तो 1 प्लस साल भर का रेट 10 था। सेमी एनुअल के हिसाब से एक साल में 2 बार कंपाउंडिंग होती है, तो मैंने डिवाइडेड बाय 2 लिखा। टू द पावर n यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम 1 साल का। हम 1 साल का टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ये पर एनम निकाल रहे हैं, साल भर का रेट निकालना चाहते हैं तो सिर्फ साल भर लिया। माइनस 1, 1.05 टू द पावर 2 माइनस 1, 1.1025 माइनस 1, 0.1025, दैट इज 10.25%। फॉर्मूले से कितना आसानी से आ गया, और हमें इसमें ना प्रिंसिपल अमाउंट की ज़रूरत पड़ी ना कंपाउंड अमाउंट की ज़रूरत पड़ी। बस कितना आसान है। ऐसे ही आप क्वार्टरली कंपाउंडिंग के लिए निकाल सकते हैं। ध्यान देना, अगर मैं क्वार्टरली के लिए निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट साल भर का 10, कितने क्वार्टर होते हैं साल भर में, 4, तो 4 इंटू 1, क्योंकि मैं साल भर का रेट निकालना चाहता हूँ इसलिए इंटू 1 माइनस 1, 1.025 टू द पावर 4 माइनस 1। कैलकुलेटर पे कर लेंगे, ध्यान देना कैसे करते हैं कैलकुलेटर पे। 1.025 इंटू 4 बार करना है, एक बार हो चुका है, 2 3 4, कितना आ रहा है 1.1038 माइनस 1, तो ये आ गया 10.38% पर एनम। ये है आपका इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अरे ये हो गया आपका इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.38%। कितना आसान था। सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली, कितनी भी कंपाउंडिंग हो, अगर आपको इफ़ेक्टिवली निकालना है कि आप कितना कमा रहे हो तो वो है ये परसेंट। अब आप सिंपल सा सोचो, मैंने लिखा यार यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपने वाली वर्किंग पे। ये देखना, अब आप बहुत आसान तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, एनुअल कंपाउंडिंग में इफेक्टिव रेट भी सेम ही होता है, 10% पर एनम, 10% पर एनम। बट सेमी एनुअल कंपाउंडिंग अगर है तो बोलने को तो 10% पर एनम बोला जा रहा है, बट एक्चुअल में यानी इफेक्टिवली आप 10.25 पर एनम कमा रहे हो। यानी कि अगर हाथ में पैसा आ जाता तो 10.25 के रेट से आया ऐसा बोला जाएगा। तो ये वो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आया हुआ। क्वार्टरली है तो 10.38 आ रहा है इफेक्टिव रेट, मंथली है तो 10.43 आ रहा है। यानी कि ध्यान देना, सेमी एनुअली 10% बोलना क्या और एनुअली 10.25 बोलना क्या सेम आंसर देता है। मंथली 10% बोलना क्या और एनुअली 10.43% बोलना क्या सेम आंसर देता है। सो मोटा एक ब्रॉड फिगर से देखोगे तो एक्चुअल में आप 10.43 कमाते हो, बोलने को कम बोला जाता है क्योंकि कवर यहाँ हो जाता है वो मंथली में। ये है एनुअल रेट, एनुअली 10.43 या मंथली 10 विल गिव यू द सेम आंसर।
एंड द फॉर्मूला इज़ 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय n टू द पावर n माइनस 1। अब आप बोलोगे t नहीं है, t हमेशा 1 होता है यहाँ पे टाइम, इसलिए नहीं लिया। तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको समझा कि इफ़ेक्टिवली कैसे और कितना कमा रहे। 3 चीज़ें हमारी हो चुकी है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात करेंगे सर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की। मोस्टली आपको प्रेजेंट वैल्यू काम में आएगा कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका आपको अगेन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट वाले फॉर्मूले से ही मिलेगा, ध्यान देना। हम ये चौथी चीज़ चालू करें, प्रेजेंट वैल्यू। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने इन्वेस्टमेंट करा था 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, और आपकी जो कंपाउंड अमाउंट हुई थी वो थी 110 रुपये, एक साल में अगर हम ले तो, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आज की वैल्यू। अगर हम दूसरी भाषा में लिखना चाहे तो इसी पी को मैं प्रेजेंट वैल्यू लिखूंगा और इसी कंपाउंड अमाउंट को मैं फ्यूचर वैल्यू लिखूंगा, क्योंकि 110 तो फ्यूचर की वैल्यू हुई ना। आई बात आपको समझ में? तो अगर हमें फॉर्मूला बनाना है कंपाउंड अमाउंट का तो वो था P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर, नॉर्मल सा फॉर्मूला एनुअल कंपाउंडिंग के लिए। उसमें एन और एन टी नहीं आता एक साल के लिए, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला हुआ, यानी कि 100 इन ब्रैकेट 1.1, तो ये 110 हुआ। इसमें कंपाउंडिंग भी n 1 ही था, इसलिए डिनोमिनेटर में नहीं लिया, t भी 1 था नहीं लिया, n भी 1 था नहीं लिया, तो 110। अब इसी चीज़ को अगर आप वापस बनाना चाहे तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, p को प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे इन ब्रैकेट 1 प्लस आर। अब मैं इसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करता हूँ, ध्यान देना। 1 प्लस आर को मैं ये साइड में भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। अब इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। ये जो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। आप 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर लिखिए या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखिए, बात बराबर होती है, इज इक्वल टू पी। अगर आप देखोगे तो हम आंसर निकालते हैं, 110 रुपये कल की वैल्यू थी जो हमें मिलने वाली थी, इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। अब 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कैसे निकालते हैं सर, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू दबाओगे तो कितना आंसर आ रहा है, 0.909 आंसर आ रहा है, देखो। सो 110 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना आया सर, 90.90 प्रेजेंट वैल्यू, ये आपका फाइनल आंसर। बताओ इसमें भी आपको कोई नया फॉर्मूला लग रहा है? यही जो फॉर्मूला था कंपाउंड अमाउंट वाला, इसी को आपने चेंज करा। अभी तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल लेके बताया। तो फॉर्मूला क्या हुआ सर, ये जो 0.909 है इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और ये कैसे निकालते हैं सर, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, ऐसी तो था ना, ये रहा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे, मैं थोड़ा डिफरेंट ले रहा हूँ। मान लो 3 साल है, अब आपने आज इन्वेस्ट करा 100 रुपये, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग होगी, कंपाउंड अमाउंट आपकी आ रही है कुछ 1.331 ना, तो 133.10। अब इसी पी को मैं प्रेजेंट वैल्यू बोलता हूँ, इसी सी ए को मैं फ्यूचर वैल्यू बोलता हूँ। सो ध्यान देना, फिर से मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, नहीं अपना कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय, ध्यान देना, n टू द पावर nt। कंपाउंड अमाउंट आपकी 133.10 है, ये लिख लेता हूँ, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। अच्छा, हमने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बना लेना है पहले, तो इससे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट
1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर एन टी। अब मैं इसको इधर भेज देता हूँ तो कुछ फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर एन टी। और ध्यान देना, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर एन टी। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देना कि हम यहाँ पे भी एनुअल कंपाउंडिंग ही कर रहे हैं। 3 साल बाद हुआ ना, तो एनुअली ही कंपाउंडिंग हो रहा है, साल में एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है। तो n जो है आपका यहाँ पे 1 है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे n 1 ही होगा। ठीक है, तो n को आप यहाँ पे हटा सकते हो क्योंकि वो 1 ही है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर t। बस सिंपल, n हट सकता है, अगर 1 है तो n हट जाएगा। ठीक है, अब 133.10 आपकी फ्यूचर वैल्यू थी। अब आप इस चीज़ को निकालिए, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 3 आएगा, क्योंकि 3 साल का रेट चाहिए आपको। अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, 133.10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, आप इसको सॉल्व करो, 1.10 इंटू इक्वल टू 2 बार करा तो आ गया 1.331। ठीक है, अब ये जो 1 डिवाइडेड बाय 1.331 है, अगर आप ये कैलकुलेटर पे करते हो 1 डिवाइडेड बाय 1.331, तो आंसर कितना आ रहा है, 0.751। कितना आ रहा है, 0.751। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये जो पार्ट है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1.331 या 0.751। अब इसको निकालने का मैं इजी तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लिख लिख के करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहले तो इसका आंसर आ जाएगा 100, 133.10 इंटू 0.751 करोगे तो ऑलमोस्ट 99.96 आता है। 100 लिख के चल रहा हूँ मैं, बट अब ध्यान देना कैलकुलेटर पे, यहाँ से जो आपको 1 डिवाइडेड बाय 1.10 था ना, यानी कि आपको 10% का तीसरे साल का फैक्टर निकालना था। तो वो कैसे निकाला जाता है, ध्यान देना, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ये एक बार हो गया, फिर इक्वल टू दबाओगे तो देखो 0.909 आ रहा है दूसरी बार, ये पहली बार इक्वल टू दबाया तो पहला, दूसरा 0.826 ये दूसरे साल का, और एक इक्वल टू दबाओगे तो ये तीसरे साल का 0.751 अपने आप आ गया। यानी कि आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, ध्यान देना, पहले साल का निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू दबा दो, और अगर दूसरे साल का निकालना है उसी आंसर को और एक बार इक्वल टू दबा दो, तीसरे साल का निकालना है और एक बार इक्वल टू दबा दो, चौथे साल का निकालना है और एक बार इक्वल टू दबा दो। सॉरी, ये रहा, मैं फिर से बता देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर आपको पहले साल का निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू दबा दो, जैसे इक्वल टू दबाओगे पहले साल का आंसर आ जाएगा 0.909 कैलकुलेटर पे, उसी 0.909 पे और एक बार इक्वल टू दबा दो तो दूसरी बार इक्वल टू दबाया आपने, ये आपका दूसरे साल का आंसर आ जाएगा 0.826। फिर और एक बार इक्वल टू दबाओगे तो आपका और एक साल का आंसर आएगा 0.751 तीसरे साल का, और चौथे साल का आपको अगर चाहिए तो और एक बार दबा दो 0.681 या 21 कुछ तो ऐसा आएगा। मैं 21 लेके चलता हूँ अभी फ़िलहाल, 75168 या समथिंग आएगा, देखते हैं कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 दबाया, अब पहली बार दबा रहा हूँ तो 0.909, फिर 0.826, फिर 0.751, फिर आ गया 683, तो मैं 683 ले लेता हूँ। अगर आप और एक बार दबाओगे पाँचवें साल का आ जाएगा 0.621। देखो मैं उसी 0.683 को और एक बार इक्वल टू दबा रहा हूँ 0.621, 6209 यानी 621। तो आपको समझ में आया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है आगे जाके। चलो ठीक है सर, तो अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना आ गई है,
हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है, उससे रिलेटेड हमने क्या सीखना है। ये पांचवा फैक्टर है सर आपका, पांचवा चौथा है, अच्छा ये रहा प्रेजेंट वैल्यू। यही वाला फॉर्मूला है हमारा जिससे हमने निकाला है। फॉर्मूला हमने रिवाइज कर लिया, थोड़ा ध्यान देना। कंपाउंड अमाउंट को अब हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू। पी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। इसी को अगर आप आगे बढ़ाते बढ़ाते आओगे तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर एन टी। और इसी पूरे जो डिनोमिनेटर ये वाला 1 वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसी को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसी को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। यही हमने यहाँ पे किया। ये जो 1.1 आता है ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कहलाता है। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 जो आता है उसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहते हैं। सो 0.909 आया था पहले साल का। पहले साल का 0.909, एक और बार इक्वल टू दबाओगे 826, एक और बार इक्वल टू दबाओगे 751, इस तरह से आते जाएगा। इसमें एक चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है ये कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, ये 1 डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर एन टी। सो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को इन्वर्स कर दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगी। आगे मैं इसका रेफरेंस दूंगा, अभी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हम प्रैक्टिस बहुत करेंगे। अब यहाँ से आपको थोड़ा डिफिकल्ट होना शुरू हो गया। हम प्रैक्टिस बहुत करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी इन सब चीज़ों की, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रख लो। अब आते हैं, बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की। अब ये क्या है सर, हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 साल बाद जो 100 रुपये मिल रहे थे उसको 5 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, 5वें साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आज की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे को हर साल 5 साल तक जो हर साल 100 रुपये मिल रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के टोटल करना है। तो ये जो टोटल हो रही है इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। जब फिगर सेम है 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, तो आगे मिलने वाले 5 साल में जो 100 रुपये है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सो ध्यान देना, पहले साल का 100 रुपये, पहले साल का फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे 909 तो आ गया 90.90। और ये कैसे निकाला ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना। ये हो गया फ्यूचर वैल्यू, ये हो गया फ्यूचर वैल्यू, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो कि निकला है 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करके। बस अब इसी 1 डिवाइडेड बाय 1.1 पे और एक बार इक्वल टू दबाओगे तो 0.826 आएगा। ये दूसरे साल के 100 रुपये को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। तो ये हो गया 82.6। ऐसे करके एक एक फिगर आती जा रही है। ठीक है, अब आपको 5 साल के 100 रुपये की, ध्यान देना मेरे बात पे, 5 साल के 100 रुपये की जब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है तब क्या आपको ये प्रिफरेबल है कि आप 5 बार 100 रुपये लिखो। देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 रुपये लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 0.909 किया, फिर 100 रुपये लिखा, 0.826 किया, फिर 100 रुपये लिखा, ये किया। ये 5 बार 100 रुपये लिख रहे हो, 5 बार फैक्टर लिख रहे हो और 5 बार आप ये आंसर लिख रहे हो, तब जाके 379 आ रहा है। क्या कोई शॉर्टकट रास्ता है सर? एक रास्ता है, क्योंकि 100 रुपये हमें 5 बार कॉमन दिख रहे हैं तो मैं एक ही बार 100 रुपये इस्तेमाल करता हूँ और इन 5 की टोटल कर लेता हूँ। ये जो है ना 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.751, यहाँ पे थोड़ा बदल जाएगा, ये होगा 0.621। मैं इन 5 की टोटल करके एक ही 100 रुपये से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी आंसर सेम आता है। देखना, लेट से 100 रुपये इंटू 2, 100 रुपये इंटू 3 और 100 रुपये इंटू 4 करता हूँ तो क्या आंसर आता है? 200, 300, 400 और टोटल कितनी हुई? 5 और 4 900। बट क्यों बार बार 100 लेना? आप इन सब की टोटल कर लो, कितनी आ रही है? 4 और 3 7 और 2 9, और एक ही बार 100 लिखो तो भी आंसर सेम आएगा, 100 इंटू 9 900। तो ऐसे जाने से बेहतर है ऐसे जाओ, 100 इंटू 9 900 करो। तो बोलने का मतलब है ये जो 100 रुपये बार बार रिपीट हो रहा है इसे हम एन्युटी कहेंगे,
और जो टोटल हम ले रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की 2 3 4, ये टोटल को हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कहेंगे। सिंगल सिंगल जो होता है 2 को 3 को 4 को, इसे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहते हैं। बट इन सब की टोटल को हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है अब आपका 900 रुपए निकालने का, एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे निकालना सर? अच्छा यहाँ पे आगे चल लेते तब बता दूंगा। ये पूरी प्रोसीजर करके 379 निकालो, या सिर्फ ये एक फॉर्मूले से 379 निकाल लो। अब फॉर्मूला क्या है सर? एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, 10% का 5 साल के लिए, ये रहा 3.79 आता है। ये 3.79 कहाँ से आया? इन पांचों फैक्टर की टोटल करना है कैलकुलेटर पे। जब जब ये फैक्टर आएगा आपको उस फैक्टर को मेमोरी में ऐड करना है कैलकुलेटर पे, और यहाँ पे एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। 100 रुपये तो एक ही बार लिखने की ज़रूरत है, बस हमें एन्युटी फैक्टर चाहिए। एन्युटी फैक्टर 3.79 कहाँ से आया? 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621 की टोटल करके। तो कैलकुलेटर पे ये पांचों निकालो और ऐड करते जाओ। अब ये कैसे होता है थोड़ा ध्यान देना, यहां पे मैंने लिखा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। तो जैसे इक्वल टू दबाता जाओगे हर साल का फैक्टर आते जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू दबाओगे ना, ये पहले वाला तो 0.909 आएगा, उसको मेमोरी में ऐड कर दो। फिर इक्वल टू दबाओ दूसरे साल का फैक्टर, उसको मेमोरी में ऐड कर दो। फिर इक्वल टू दबा के मेमोरी में ऐड, मेमोरी में ऐड, मेमोरी में ऐड। जितने साल का चाहिए उतना इक्वल टू दबा के मेमोरी में ऐड करो, और बाद में मेमोरी रिकॉल कर लो। मेमोरी रिकॉल एमआरसी का बटन होता है। अब मैं ये चीज़ कैलकुलेटर पे आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान देना और सीख लेना क्या होता है। ध्यान देना, 10% 5 साल तक 1 डिवाइडेड बाय 1.1 लिख लिया। इक्वल टू दबाऊंगा तो पहले साल का फैक्टर आया 0.909। ये मैंने क्या किया, मैं m प्लस कर दूंगा। ये देखो यहाँ पे सबसे नीचे में बटन है m प्लस का। ये 0.909 की फिगर मैंने मेमोरी में ऐड कर दी। आपने देखा होगा यहाँ पे m का साइन आ गया है, मेमोरी में ऐड हो गया। अब इक्वल टू दबाओ 0.826, इसे भी मेमोरी में ऐड करना है क्या? हाँ सर करना है, तो m प्लस दबा दो। एक बार दबाना, सिर्फ 2 बार दबाओगे तो 2 बार ऐड हो जाएगा। फिर इक्वल टू दबाओ, फिर m प्लस दबाओ। 3 साल हो गए, फिर इक्वल टू दबाओ, m प्लस दबाओ। 4 साल हो गए, फिर इक्वल टू दबाओ, m प्लस दबाओ। हो गए 5 साल। 5 साल के जितना भी फिगर का आंसर आया आपने मेमोरी में ऐड कर दिया। अब आप ये वाला बटन दबाओ, मेमोरी रिकॉल वाला, ये वाला बटन देख रहे हो, मेमोरी रिकॉल। ये मेमोरी रिकॉल कितना आंसर आ रहा है? 3.791। यही तो हमें चाहिए था, 3.791 आ गया आंसर। इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसका भी इस्तेमाल आप बहुत बार सीखोगे। तो अभी सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट 50% भी समझ में आया होगा आपका तो भी इनफ है, आगे बहुत बार रिपीट होने वाला है। सो स्टे कॉन्फिडेंट, क्योंकि अब जो हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परपेचुटी का। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, मर्जर्स में, कॉरपोरेट वैल्यूएशन में बहुत काम आएगा। यानी 4 बड़े चैप्टर 40-50 मार्क्स का जो चैप्टर्स है उनमें ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। तो अब आते हैं सर लास्ट वाला कॉन्सेप्ट देखने, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम दे दिया, मतलब मोर देन 1 आवर वी हैव गिवन टू दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला कॉन्सेप्ट। अब 100 घंटे में से 1 घंटे अगर हम इसी को दे देंगे तो बाकी कब करेंगे सर? बट आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो बाकी क्या होगा पता है, जब एक्चुअल में वो फॉर्मूला आएगा तो मेरे को ना 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने में, उतना टाइम लगेगा ही नहीं। अदरवाइज़ इसके बिना मैं वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आधा घंटा वहाँ जाएगा। तो अननेसेसरी एक फार्मूले पे आधा घंटा देने से अच्छा उसके बेसिक्स पे आधा घंटा दे दो। सो नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक। ध्यान देना क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। परपेचुटी का मतलब क्या होता है पहले तो समझो। परपेचुटी का मतलब होता है कि ऐसी कोई कैश फ्लो जो हर साल मिलती जाएगी, जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है आखिरी की। मतलब कब तक मिलेगी इसकी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है।
5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, हज़ारों साल तक। यस सर, ऐसा पॉसिबल है। जब तक आपका इन्वेस्टमेंट किसी के पास पड़ा रहेगा तब तक आपको उस पर रिटर्न मिलता जाएगा। अब आप मेरी एक बात को समझो, मैं बैंक हूँ, आपके पास 100 रुपये हैं, मैं बैंक हूँ, आपके पास 100 रुपये, वो 100 रुपये आप मुझे ला के दे दो, और मैंने उस 100 रुपये पे वादा किया कि आपको हर साल 10% दूंगा, हर साल 10% दूंगा। ध्यान देना, हर साल 10% दूंगा तो कितना होता है? कुछ 10 रुपये होते हैं। ठीक है, 10 रुपये थोड़ा कम लग रहा है। हम एक काम करते हैं, आप मुझे 1000 रुपये दे दो और मैं आपको हर साल उस पर 10% दूंगा। तो कुछ वो चीज़ इस तरह से दिखेगी, ध्यान देना। आपने मुझे, आपके जेब से कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? 1000। तो अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, पहला इंटरेस्ट, ध्यान देना, पहला कैश फ्लो जो आपको होगा वो आज के दिन होगा क्या? तुरंत आज ही 1000 दिया और आज ही इंटरेस्ट लेके जा रहा हूं बैंक से? नहीं सर, इसके लिए आपको साल भर रुकना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 साल रुकना पड़ेगा। और 10% के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो है 100 रुपये। ठीक है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, कहानी खत्म। 1 साल बाद फिर से 100 रुपये, 1 साल बाद फिर से 100 रुपये, 1 साल बाद फिर से 100 रुपये, फिर 1 साल बाद 100 रुपये, फिर 1 साल बाद 100 रुपये, और ये कहानी चलती जा रही है सालों साल तक। अब आपको ये लॉजिकल नहीं लगता कि अगर जिंदगी भर बैंक मेरा 1000 रुपये अपने पास रख रही है तो जिंदगी भर बैंक ने मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए 10% से? यस सर, अगर एग्रीमेंट आपका 10% से हुआ है तो जिंदगी भर बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। 1000 पे 10%, 100 रुपये। तो पहली चीज़, ये जो 100 रुपये आपको यहाँ पे हर साल दिख रहे हैं उसको बोलते हैं परपेचुअल कैश फ्लो। परपेचुअल कैश फ्लो, ये जो 100 रुपये आपको हर साल मिल रहे हैं इसको कहते हैं परपेचुअल कैश फ्लो, यानी कि ऐसी कैश फ्लो जो मिलती ही जाएगी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। परपेचुअल कैश फ्लो, कैश फ्लो के आगे परपेचुअल वर्ड लग गया, यानी समझ जाना कि आखिरी कोई टाइम है ही नहीं। और ये जो 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट करा इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ परपेचुटी, और आप उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी भी बोल सकते हो, क्योंकि 1000 रुपये आज की वैल्यू है तो आज की वैल्यू को परपेचुटी तो कहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ही तो कहेंगे। अब बहुत सिंपल है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% का, उसको तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कहेंगे, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल लो। अब निकाला कैसे हमने? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो जो हर साल होने हैं इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, मैंने गलत बोल दिया ना, थोड़ा सा फॉर्मूला ऊपर नीचे करते हैं। एनुअल कैश फ्लो जो आपको निकल रही है हर साल 10%, वो निकल रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये फॉर्मूला फिर से आपको बता रहा हूँ, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख के फिर बाद में उसको लाता हूँ। अब वापस मैं मेन मुद्दे पे जा रहा हूँ। जो सिंपल इंटरेस्ट वाला हमारा फॉर्मूला था वो कौन सा था सर? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, यही था ना। अब आप मेरे को बताओ, इस परपेचुटी वाले कॉन्सेप्ट में टाइम तो है ही नहीं, 2 साल 3 साल 5 साल कुछ भी नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बचा? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू परपेचुटी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एनुअल कैश फ्लो जो हर साल मिल रही है, पी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। 1000 रुपये प्रिंसिपल, 1000 रुपये ही तो हुआ ना, तो फॉर्मूला बराबर लिखा है मैंने, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ये जो आपको सीखना पड़ रहा है वहीं से आ रहा है, जो आपने पहले 2 फॉर्मूले सीखे, सब कुछ वहीं से आ रहा है जो आपने पहले 2 फॉर्मूले सीखे हैं, सब कुछ। सिंपल इंटरेस्ट
कंपाउंड इंटरेस्ट। आप सोच रहे हो, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट जो आप आगे देखोगे वो इन बेसिक्स से आता है, तो ये भी वहीं से आया। अब क्वेश्चन में ना आपको एनुअल कैश फ्लो दिया हुआ होगा, ध्यान देना, आपको ये दिया है, ये दिया है, ये निकालने बोला है, तो इसके लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी को पी नाम दे देते हैं। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है आपका परपेचुटी का फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला, क्या दिक्कत हुई। रेट ऑफ इंटरेस्ट को इधर भेज दो, एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और इज इक्वल टू परपेचुटी की वैल्यू निकल गई। बट एक चीज़ ध्यान देना, बच्चे जो गलती करते हैं वो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको। एनुअल कैश फ्लो जो थी आपकी ये 100 रुपये की थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इस एग्जाम्पल में 1000 रुपीज़ का था, और दोनों की टाइमिंग अलग अलग थी। 1000 रुपये जो आपको इन्वेस्ट करने पड़ रहे थे वो जीरो टाइम पे इन्वेस्ट करने पड़ रहे थे, यानी कि आज। लेकिन जो 100 रुपये आपको मिल रहे थे वो 1 साल बाद मिल रहे थे। तो दोनों कैश फ्लो की टाइमिंग अलग अलग ही रहेगी हमेशा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं 1000 रुपये क्या था परपेचुटी की वैल्यू, तो मैं इसको P0 बोल देता हूं। यानी कि अगर मुझे P0 निकालना है तो जीरो के जस्ट बाद वाले पीरियड की कैश फ्लो लेना पड़ेगा। एनुअल कैश फ्लो 1, P0 निकालने के लिए मेरे को जो कैश फ्लो लेना है, मुझे जो कैश फ्लो लेना है वो फर्स्ट ईयर की कैश फ्लो लेना है। दोनों की टाइमिंग हमेशा 1 साल के फ़र्क पड़ता है, मतलब गैप होता है उसमें। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, बच्चे 50 की कैश फ्लो साल के एंड की दी हुई होती है और वो बोलते हैं कि 1 साल के एंड की वैल्यू है 1000 रुपये। गलत हो गया। आज ही इन्वेस्टमेंट करके आज ही इंटरेस्ट कभी नहीं मिलता, 1 साल पहले की फिगर निकलती है। तो अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये रख रहा हूँ, ध्यान देना, और 10% रख रहा हूँ, तो जो 1000 का आंसर आ रहा है ये ज़ीरो टाइम का आ रहा है, टाइम ज़ीरो, कि यहाँ पे ये 1000 रुपये देने पड़ेंगे आज, तब जाके तो 1 साल बाद 100 रुपये मिलेंगे। लॉजिकल लग रहा है ना। आज 1000 दोगे तो 1 साल बाद 100 रुपये मिलेंगे। तो दोनों की कैश फ्लो की टाइमिंग अलग अलग है, ये चीज़ ध्यान देना। अब मैं आ रहा हूँ अब मुद्दे पे, मेन कॉन्सेप्ट। ये 100 रुपये इज कैश फ्लो 1, इसको 10% से डिवाइड करोगे तो यहाँ की वैल्यू आएगी P0। अगर आप सिर्फ इसको डिवाइड करोगे ना, यहाँ के 100 रुपये लो, 120 लो, 30 लो, सेकंड ईयर के कैश फ्लो को डिवाइड करोगे तो 1 साल पहले की वैल्यू निकलेगी, वो है P1। ध्यान देना, CF2 रखोगे, कैश फ्लो सेकंड ईयर की रखोगे न्यूमरेटर में, तो परपेचुटी 1 मिलेगा आपको, यानी कि यहाँ के एंड की वैल्यू, यहाँ की। अगर थर्ड ईयर की कैश फ्लो रखोगे, ध्यान देना, अगर थर्ड ईयर की कैश फ्लो रखोगे तो P2 मिलेगा। अब आपको अगर थर्ड ईयर की वैल्यू निकालना है परपेचुटी की, यानी P3 निकालना है, तो ध्यान देना P3 के फॉर्मूले में CF4 यूज हो रहा है। इस कैश फ्लो की मदद से P3 की वैल्यू निकाल सकते हो आप परपेचुटी की। थर्ड ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट करा, तो फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपको 100 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। थर्ड ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट करा, P3, यानी P3 जितना इन्वेस्टमेंट थर्ड ईयर में करोगे तो CF4 जितना कैश फ्लो फोर्थ ईयर से मिलना चालू होगा। ये चीज़ बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखना कि आपकी गलती यहाँ पे हो सकती है कि जो साल का कैश फ्लो ले रहे हो न्यूमरेटर में, उसके 1 साल पहले की वैल्यू निकलती है। बस इतना आप याद रख लो तो आपकी कहानी बन जाएगी। बाकी तो ये एक बेसिक सा मैंने थोड़ा लेंथी वर्किंग के लिए बताया था कि कैसे आंसर निकलता है। आप मतलब एग्ज़ाम्पल में लेता हूँ, मान लो मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल लेके बता रहा हूँ कि सिर्फ ये 2 कैश फ्लो ले लो, ठीक है। अब ये सेकंड ईयर की कैश फ्लो को 0.10 से डिवाइड करोगे तो परपेचुटी की जो 1000 रुपये की वैल्यू आएगी वो कौन से पॉइंट की होगी, वो सर ईयर 1 की होगी। सेकंड ईयर की कैश फ्लो लिया तो यहाँ की होगी, तो वो जो परपेचुटी की वैल्यू आई वो कितनी हुई सर, 1000, P1। अब आप देखो CF1 भी 100 है, P1 भी 100 है। अगर इस दोनों को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यानी कि 10% का PVF से मल्टीप्लाई करता हूँ, जो आता है 0.909,
तो 1000 और 100 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 1000 ही आता है। मतलब आप कोई भी पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो और सारी कैश फ्लोज, फ्यूचर की सारी कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो 1000 ही आएगा। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने वही चीज़ करी थी। CF1 कितना था? 100 रुपये। P1 कितना था? 1000 रुपये। तो 100 इंटू 1000 1100 इंटू 1 साल का फैक्टर, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की कैश फ्लो थी तो फर्स्ट ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई करा तो भी 1000 ही आंसर आया। अब एक ले लो, पहले साल की कैश फ्लो थी 100 रुपये, उसको पहले साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 0.909 तो आया 90.90। अब दूसरे साल की कैश फ्लो भी 100 रुपये है, उसको दूसरे साल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा, तो ये 908 और ऐसे करके करोगे तो 99.50 आ गया। अब मेरा क्या बोलने का मतलब है, ध्यान देना कि अगर आप 100 रुपये डिवाइडेड बाई 0.10 कर रहे हो तो ये जो 1000 रुपये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं जो मार्क कर रहा हूँ P1, इस P1 के अंदर इस पॉइंट के बाद से जितने भी 100 रुपये आ रहे हैं वो सब इंक्लूडेड है। इस P1 में सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स जितने भी 100 रुपये आ रहे हैं वो सब इंक्लूडेड है। इसीलिए इनकी भी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो टोटल 1000 ही आती है। आप अगर, मैं एग्जांपल लेता हूँ और एक, इस 100 रुपये को 0.10 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो यहाँ का आएगा 1000 रुपये, और इसे हम P3 कहेंगे। अब ये P3 में फ्यूचर के सारे कैश फ्लोज इंक्लूडेड है ये बोला जाता है। जैसे ही डिवाइड करते हो तो 100 रुपये चौथे साल का, 5वें साल का, 6वें साल का, 7वें साल का और अनगिनत टाइम का सारे कैश फ्लोज फ्यूचर के इस 1000 में इंक्लूडेड है। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको अब 0 टाइम की निकालना है तो सिर्फ आपको ये 100 रुपये, ये 100 रुपये, ये 100 रुपये और ये 1000 रुपये लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस 1000 में फ्यूचर के सारे 100 आ चुके हैं। तो ये 1000 ले लो यानी फ्यूचर पूरा ले लिया, ये मतलब निकलता है। ये 1000, ये 100, 100, 100, बस खत्म। इन चारों की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। अब ये हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके। तो ये होता है परपेचुटी। एक और कॉन्सेप्ट होता है ग्रोइंग परपेचुटी, तो ये हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। समराइज़ करते हैं सर, और उसके बाद हम एंड करते हैं हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था सर? सिंपल इंटरेस्ट का आपका जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला था, या कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला ले लेता हूँ मैं, प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर एन टी। अब इसी फॉर्मूले से, इन्हीं दो फॉर्मूले से आगे के सारे फॉर्मूले बने हैं सर। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से था, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर एन टी माइनस 1। तो आप देखोगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू इज़ नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। अगर आपको दूसरे एंगल से लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकालते हैं सर? एनुअल कैश फ्लो ले लो मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ले लो। तो जितने भी ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होते हैं, अगर 5 साल का निकालना है तो पाँचों साल के फैक्टर की को मेमोरी में ऐड करके टोटल करोगे, एमआरसी करोगे तो ये आ जाएगा। प्रोवाइडेड आपकी हर साल की कैश फ्लो सेम हो, 100 रुपये। एन्युटी तभी निकाली जाती है जब सिमिलर कैश फ्लोज होती है। अगर 3 साल तक सेम है तो 3 साल तक का ही ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, फिर अलग से 2 साल या के लिए आपको दूसरा फॉर्मूला, मतलब सेम फॉर्मूला वापस लगाना पड़ेगा। परपेचुटी का फॉर्मूला क्या हो गया सर? एनुअल कैश फ्लो, एनुअल भी छोड़ो, परपेचुटी 0 निकालना है तो कैश फ्लो 1 डिवाइडेड बाय रेट 1, परपेचुटी 1 निकालना है तो कैश फ्लो 2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। इसके बाद हम हमारा सिलेबस वाला पार्ट चालू करेंगे, ठीक है? याद रखेंगे सर इतना सब कुछ। समराइज़ कर देते हैं, ये सारा है जो आपने अभी अभी देखा है। वेल डन। थोड़ा इस पे भी आ जाते हैं। फॉर्मूला बुक निकाल लो, फॉर्मूला बुक से एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आप ही देखोगे। फॉर्मूला बुक में पेज नंबर 1 पे आओगे तो आपको यहाँ पे वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिखेगा, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला दिखेगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिखेगा, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू भी दिखेगा। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दी हुई है आपको,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज नथिंग बट एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। परपेचुटी का क्या है, पीरियोडिक कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो थोड़ा बहुत वर्डिंग में फ़र्क पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वही के वही हैं सारे। वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज दिस। इसके बाद तो जो चालू हो रहा है सर वो है हमारे बेसिक्स रेशोज़। अच्छा, ये जो रेशोज़ है ये मैं आपको ऊपर ऊपर से खैर टाइम टू टाइम बताऊंगा जो जो चैप्टर में आएगा। ये सारे रेशियोज़ जो है ये आपके सिलेबस में कवर्ड नहीं है, सीए फाइनल में नहीं है। ना ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो इस्तेमाल होगा बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने पढ़ाया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाउंडेशन लेवल पे था, रेशियो एनालिसिस आपका इंटरमीडिएट पे था। लेकिन ये जितने भी रेशियोज़ मैंने सिलेक्टेड रेशियोज़ लिया है आपके फॉर्मूला बुक में, ये रेशियो सारे काम आते हैं फाइनल में भी। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस है, तो जब जब जो जो क्वेश्चन आएगा तब तक मैं ये रेशियोज़ आपको पढ़ा दूंगा। और उसके बाद चालू होगा सर रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में भी कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट्स को ध्यान देंगे, फिर बाद में हम क्या कहते हैं एक एक करके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा क्वेश्चंस पे आने में, बट बेसिक्स क्लियर करना ज़रूरी है। सो फॉर द टाइम बिंग दिस इज़ इनफ फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं सर, और मतलब हमारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स के। बाय बाय।